सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बड़ी मेहनत से पढ़ाई भी कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 2 के बारे में क्या पढ़ा था, आओ जरा। हमने सर पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। हम पढ़ रहे थे चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हमने जो पिछली क्लास में किया था, हमने किया था। ये तो मैं आ गया। सर हमने पढ़ा था कि देखिए, अगर कोई भी इंसान होता है, कोई बच्चा होता है, तो उसके आसपास का जितना एनवायरनमेंट है, दो तरह का एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। वो इसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है, उसका नेचर बिल्डअप करने पे, उसका कैरेक्टर बिल्डअप करने पे इम्पैक्ट डालता है। सेम ऐसे ही मेरे पास दो टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं सर, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। मैंने आपको कहा था, ये जो सर्कल दिख रहा है ये बिजनेस है, इसके अंदर की चीजें इंटरनल है, इसके बाहर की चीजें एक्सटर्नल है। लेकिन बाहर में भी दो चीजें आई, एक आए जो उससे थोड़ा चिपका हुआ है, सप्लायर कस्टमर, मतलब ये बिजनेस के साथ डील कर रहे हैं। उसके अलावा जो बाहर के लोग हैं वो बाहर वाले हैं, मतलब बिल्कुल ही बाहर के हैं, तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आएगा। वैसे तो ये सप्लायर भी, कस्टमर, ये भी एक्सटर्नल है, लेकिन ये थोड़े से बिजनेस से चिपके हुए होते हैं। उसके अलावा और बाहर के होते हैं जो प्योर एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि जो टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे बैठे हुए लोग हैं, उनका काम होता है ये देखना कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। वो तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि स्ट्रेटेजी भी कौन बनाता है, यही लोग बनाते हैं। तो इसी वजह से इनको ध्यान रखना पड़ता है कि एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया था, बिजनेस चाहे बड़ा हो, छोटा हो, या नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, मल्टीनेशनल हो, कोई भी बिजनेस हो, उसके ऊपर एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट का इंपैक्ट पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो तरीके के होते हैं, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। तो इनके बारे में हम समझेंगे, मतलब पढ़ना है हमें इस चैप्टर में डिटेल में। और हमने क्या पढ़ लिया था सर, हमने पढ़ लिया था कि भाई एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, इसके बारे में लिख भी लिया था। इम्पैक्ट क्या है, मैंने आपको 2025 के जितने इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, वो मैंने आपको सारे बता दिए थे। जैसे कि यूएस ने जो टैरिफ लगाया उससे क्या इम्पैक्ट आया। अच्छा, और जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है उससे बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट आया, ठीक है। और इंडिया चाइना के रिलेशन जो चल रहे हैं उससे बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट आया, ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जो हमारे लॉस चेंज हो रहे हैं, जो हमारे रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं, उससे बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट आया। चल, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। तो हमें यहाँ पे दोनों की बात करनी है कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या है और इन्वायरमेंट एनालिसिस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, आओ जरा। चलो, तो हम क्या पढ़ रहे हैं सर, इन्वायरमेंटल का स्कैन कैसे करना है और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। देखो, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, पढ़ो जरा क्या लिखा है। द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या है सर, प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द इन्वायरमेंट। दिस मीन्स कॉन्टिन्यूसली गैदरिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस वर्ल्ड, कि भाई बिजनेस वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन लेते रहना। अब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग पॉइंट नंबर 1 है। सर ये लिखना है, मैं आपको लिखवाऊंगा, टेंशन मतलब। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये कौन है सर, ये इलॉन भैया है, ठीक है। और इलॉन भैया जो लखनऊ में क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली इन्वायरमेंट को स्कैन कर रहे हैं। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप हो गया, मोदी जी हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, शी जिनपिंग हो गया। तो इलॉन भैया क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे इन फैक्टर को, ताकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या कर सके, कलेक्ट कर सके, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग दो तरीके से होती है। कौन कौन सा तरीका सर, एक इनफॉर्मल वे होता है और एक फॉर्मल वे होता है। क्या क्या होता है इसके अंदर, देखो बड़ा सिंपल है। इनफॉर्मल वे में होता है वॉचिंग द न्यूज, न्यूज देखो, डिस्कसिंग विद पीपल और लर्निंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। ये इनफॉर्मल वे होता है। फॉर्मल क्या होता है, यूजिंग स्ट्रक्चर रिपोर्ट्स, यानी रिपोर्ट निकाल के पढ़ो, रिसर्च स्टडी करो, ये एंड एक्सपर्ट एनालिसिस। एक्चुअली में फॉर्मल वे में ना पर्टिकुलरली एक्सपर्ट्स को रखा जाता है जो ये सारा काम करते हैं, ठीक है। अब तो बहुत सारा एनालिसिस का काम जो है वो एआई करने लग गया है। अब स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होता है, देखो, दिस मींस स्टडिंग द बिजनेस, मेरे साथ साथ कम ऑन। दिस मींस स्टडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस के इन्वायरमेंट को स्टडी करना। एंड कंपनी स्ट्रेंथ, देखो दो बातें करी इसने, एक तो इन्वायरमेंट को, बिजनेस के इन्वायरमेंट को क्या करना, स्टडी करना। दूसरा, कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को क्या करना, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को स्कैन करना, एनालाइज करना।
एंड वीकनेस टू मेक अ राइट स्ट्रेटेजी, ताकि राइट स्ट्रेटेजी बन सके। एंड एनालिसिस हेल्प आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एनालिसिस से आपको अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चलेगा। इसको सिंपल तरीके से समझो, सिंपल तरीके से, कि अगर कोई बच्चा, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक बच्चा आया, वो पिछले 5 अटेम्प्ट से इंटर में फेल हो रहा था। अब वो मुझे कह रहा है कि सर 5 अटेम्प्ट हो गए हैं और मेरे से क्लियर नहीं हो रहा, क्या मैं छठा अटेम्प्ट दूं या नहीं दूं? तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एनालाइज करूंगा। एनालाइज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, उससे इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या आपने कोर्स पूरा करा? वो कह रहे हैं हाँ सर पढ़ लिया, 2-2 बार पढ़ा, क्लासेस ले ली, 2 बार क्लासेस ले ली। तो मैंने कहा, फिर मैंने उससे पूछा क्या आपने ढंग से रिवाइज करा, 4 से 5 बार रिवाइज करा? उसने कहा हाँ सर रिवाइज भी करा। फिर मैंने उससे ये पूछा कैसे रिवाइज करते थे? तो कह रहा है ऐसे बुक खोल के यूं यूं बस ऐसे चेक कर लेता था। तो मैंने उसकी गलतियां देखी। तो अब मैंने उसको ये कहा कि देखो, अब छठी बार आप कर रहे हो, तो अब जरा सबसे पहले एनालाइज करो कि आपकी वीकनेसेस क्या है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि आईसीआई आपसे क्या चाहता है, आपकी क्या वीकनेस है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। वो कह रहा है स्ट्रेंथ मेरी है मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, वीकनेस ये है कि 10 घंटे में सिर्फ 5 घंटे की आउटपुट आती है। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ी वीकनेस है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हम अपनी स्ट्रेंथ चेक करेंगे और कंपेयर करेंगे, क्या हम इस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दूंगा और इन्वायरमेंट से लेना देना ही कुछ नहीं है, मैं कहूँ इन्वायरमेंट गया तेल लेने और मैं सोच रहा हूं मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन पता चला कि इन्वायरमेंट या आईसीआई ने पेपर ही ऐसा बना के दे दिया जो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा था, और मैं अपनी पढ़ाई करने में लगा हूं अपने तरीके से। तो मुझे इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, अपनी अपॉर्चुनिटीज या मेरे अंदर जो काबिलियत है, एबिलिटीज हैं, उनको और निखारना पड़ेगा, अपनी वीकनेसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। सेम ऐसे ही कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में स्टडी करेगा बिजनेस के इन्वायरमेंट को एंड कंपनी की स्ट्रेंथ को और वीकनेस को, टू हेल्प मेक अ राइट स्ट्रेटेजी। इसकी हेल्प से क्या करेगा, राइट स्ट्रेटेजी। तो कम ऑन, इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं यहाँ पे सर? इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पे स्टडी करना, किस चीज को? बिजनेस के एनवायरनमेंट को एंड कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को, कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को। जिससे क्या हेल्प मिलेगी? जिससे उसको हेल्प मिलेगी राइट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। कम ऑन मेरे साथ साथ, जिससे उसको हेल्प मिलेगी राइट स्ट्रेटेजी बनाने में। इससे क्या करेगा, और वो एनालाइज करेगा अपॉर्चुनिटीज। कम ऑन मेरे साथ साथ, एन एनालिसिस हेल्प, कम ऑन मेरे साथ साथ कहोगे, एन एनालिसिस हेल्प आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, चल आगे पढ़ो। इट अलाउज कंपनी टू इवेल्युएट देयर स्ट्रेटेजी एंड इंप्रूव देम टू स्टे अहेड ऑफ द मार्केट। ठीक है, कम ऑन मेरे साथ साथ समझो क्या कह रहे हैं, कि इससे क्या होगा, कंपनी इवेल्युएट कर पाएगी अपनी स्ट्रेटेजी, कि बाहर क्या चल रहा है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम इंप्रूव कर पाएंगे अपनी स्ट्रेटेजी, ताकि हम मार्केट में हमेशा आगे रहे। ठीक है, तो क्या कह रहा हूं मैं, देखो कह रहा स्टूडेंट बस 3 पॉइंट्स ही हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा वाइल स्टडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट को समझेंगे तो 3 पॉइंट ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। आओ जरा समझते हैं इसको। सबसे पहले हमने कहा हम क्या कर रहे हैं सर, 2 वर्ड है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या है, प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। उसके बाद आता है सर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में क्या करते हैं हम जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है, ठीक है, कम ऑन, वर्ड क्या है सर, बिजनेस का इन्वायरमेंट, उसको क्या करते हैं सर, उसको स्टडी करते हैं। कम ऑन, वर्ड क्या है, स्टडी करना। वर्ड क्या है, स्टडी करना। किसको, बिजनेस इन्वायरमेंट को। किसको स्टडी करना सर, बिजनेस इन्वायरमेंट को। और किसको, और कंपनी को। यानी हम देखेंगे किसको, दोनों चीजों को स्टडी करेंगे। हम बिजनेस के एनवायरनमेंट को भी स्टडी कर रहे हैं और हम कंपनी को भी स्टडी कर रहे हैं। अब कंपनी को स्टडी करने का क्या मतलब है सर, कंपनी के स्ट्रेंथ देखेंगे कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, अब तो नहीं रही, पहले थी। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है और कंपनी की क्या वीकनेसेस हैं।
कम ऑन मेरे साथ साथ इन्वायरमेंट को जब स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की बात होती है तो स्टडी करा जाता है, मेरे साथ स्टडी करा जाता है बिजनेस के इन्वायरमेंट को, स्टडी करा जाता है बिजनेस के इन्वायरमेंट को और कंपनी को, और कंपनी को, कंपनी में क्या उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस, कंपनी में क्या कम ऑन उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस, बिल्कुल ठीक। इससे क्या होगा सर, क्या हेल्प मिलेगी, कम ऑन वर्ड क्या है, हेल्प मिलना, वर्ड क्या है सर, हेल्प मिलना, क्या, ताकि हम राइट स्ट्रेटेजी बना सके, क्या कर सके, राइट स्ट्रेटेजी बना सके। उसके अलावा हम एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, तो इस एनालिसिस से हमें हेल्प मिलेगी आइडेंटिफाई करने के लिए कि कंपनी के बाहर हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, क्या थ्रेट्स हमारे लिए बैठे हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ है और हमारी क्या वीकनेस है। यानी कि ये जो दो वर्ड है, ये जो दो वर्ड हैं, इसमें तो हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं, और ये हमारी कंपनी की बात हो रही है कि कंपनी के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। और एक तराजू में हम अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को रखेंगे और दूसरे तराजू में हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को रखेंगे, फिर हम तोल के क्या करेंगे, एनालाइज करके स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिससे हमें क्या हेल्प मिलेगी। हम स्ट्रक्चर मेथड यूज करते हैं, यानी प्रॉपर तरीका होता है, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से करते हैं, प्रॉपर तरीके से करा जाता है ताकि हम क्या कर सके, सही इन्वेस्टमेंट कर सके, या मैं कहूं सही डिसीजन ले सके, सही डिसीजन ले सके, सही स्ट्रेटेजी बना सके। इससे क्या होगा सर, हम अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। इससे क्या होगा सर, कम ऑन मेरे साथ साथ, हम क्या कर पाएंगे, अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद इट अलाउज कंपनी टू इवेल्युएट, अपनी स्ट्रेटेजीज को हम क्या कर सकते हैं, साथ में इवेल्युएट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि हम आगे रहें, कम ऑन मेरे साथ साथ, ताकि हम आगे रहें, किससे आगे रहें सर, मार्केट में आगे रहें, कम ऑन किस में आगे रहें सर, मार्केट में आगे रहें। ठीक है, आओ सर, बात समझ आई, आओ उसको बुक में से पढ़ते हैं, आओ। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस हमने क्या बात करी सर, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करने के लिए आप अपनी इंट्यूशन पे काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं आपको लग रहा था, नहीं, आपको प्रॉपर सही तरीके से करना पड़ेगा, आप अपनी इंट्यूशन पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, नॉट जस्ट अबाउट इंट्यूशन, ओपिनियन या क्रिएटिविटी, मैनेजर रिलाई नहीं कर सकते, किस पे नहीं कर सकते, अपने इंस्टिंक्ट पे। और दो की फैक्टर होते हैं इसमें, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और दूसरा इंटरनल इन्वायरमेंट, ये हमने पढ़ लिया। इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है, हमने दो वर्ड पढ़े, एक तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग और दूसरा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। तो ये था स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में क्या है सर, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली गैदर करना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, किसकी, बिजनेस वर्ल्ड की, कम ऑन मेरे साथ साथ। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में क्या करना है सर, कॉन्टिन्यूसली गैदर करनी है इंफॉर्मेशन, मेरे साथ साथ कहो, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में कॉन्टिन्यूसली गैदर करनी है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस वर्ल्ड। इसके दो तरीके होते हैं सर, इनफॉर्मल वे और फॉर्मल वे। इनफॉर्मल में हम न्यूज देखते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखते हैं। फॉर्मल वे के अंदर, फॉर्मल वे में हम प्रॉपर एक्सपर्ट को बुला के एनालिसिस करवाते हैं, स्ट्रक्चर रिपोर्ट होती है, हम रिसर्च स्टडीज करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बोथ मेथड आर इंपॉर्टेंट, ये दोनों मेथड क्या है, इंपॉर्टेंट है। और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ये हमने सारी बातें पढ़ी ली कि भाई ये जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये दोनों मेथड को यूज करते हैं। तो ये मैंने इसका रिव्यू बना दिया, एक चार्ट बना दिया कि इसके ऊपर बेस नहीं होता, ये इसके ऊपर बेस होता है कि एनालाइज करना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी करना, इंटरनल रिसोर्सेज कैपेबिलिटी को स्टडी करना, डेटा ड्रिवन। अब दो अप्रोच होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल, किसका, इन्वायरमेंटल को स्कैन करने का, ठीक है। कह रहा है मेजोरिटी ऑफ रैपिडली एक्सपेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन यूज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थ्रू वेरियस स्टेजेस, कह रहा है अलग अलग स्टेजेस पे हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस प्लानिंग, क्योंकि जब तक आप स्ट्रेटेजिक एनालिसिस नहीं करोगे, यानी कि बिजनेस की इंफॉर्मेशन को नहीं जानोगे, तब तक आप प्लानिंग नहीं कर सकते। ये क्या है सर, एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है। स्ट्रक्चर्ड मेथड का मतलब होता है प्रॉपर प्लान तरीके से करा जाना, इसको स्ट्रक्चर्ड मेथड कहते हैं, यानी फॉर्मल तरीके से करना, ताकि क्या हो सर, हम सही डिसीजन ले सके और इससे सपोर्ट मिलता है बिजनेस को। इट हेल्प्स बिजनेस थिंक अबाउट कॉम्पिटिटर, अपने कॉम्पिटिटर से हम आगे रहें और उस अकॉर्डिंग हम प्लान करें।
इट अलाउज कंपनी टू इवेल्युएट स्ट्रेटेजीज एंड इम्प्रूव देम। हम अपनी स्ट्रेटेजीज को इवेल्युएट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और हमेशा आगे रहेंगे किससे, मार्केट में। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट सिचुएशन जिसमें होती है वो है, पहली, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशन। मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग मार्केट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सर, हम बिजनेस की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव कंडीशन क्या है, अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड, कॉम्पिटिटर, कस्टमर, उनकी प्रेफरेंस क्या है, कस्टमर की इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है। अब इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी आगे जो पढ़ेंगे इन्हीं सबको पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल कैपेबिलिटीज क्या क्या है, कि भाई हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, मार्केट में हमारी पोजीशन क्या है, ये सब हम क्या करते हैं सर, एनालाइज करते हैं। ठीक है, अच्छा, द एनालिटिकल सीक्वेंस इज from strategic appraisal of the external and internal situation to evaluation of alternatives of strategies टू फाइनल चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजीज। मतलब क्या कहने का है, कह रहा है कि देखो हम एनालाइज करते हैं तो सीक्वेंस से करते हैं, हम सारी चीजें समझते हैं, और जो हमारे लिए बेस्ट होता है उसको हम चूज करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, अच्छा, एक्यूरेट डायग्नोसिस यानी एक्यूरेट एनालिसिस करना बिजनेस सिचुएशन का बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि हम क्या ले सके सर, सही डिसीजन ले सके। फिर मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड द कंपनी करंट सिचुएशन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, भाई मैनेजर्स को अपनी करंट सिचुएशन तो पता होनी चाहिए। इससे क्या हेल्प मिलेगा, सेट द राइट लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ द कंपनी, ताकि हम कंपनी को, कम ऑन, हम क्या कर सके, कंपनी के लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को सेट कर सके। चूज एप्रोप्रिएट गोल, अपने गोल्स को एप्रोप्रिएटली चूज कर पाए, कम ऑन, अपने गोल्स को एप्रोप्रिएटली चूज कर पाए। और लास्ट है, क्रिएट अ सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रेटेजी, इससे हम क्या करेंगे, एक सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। ठीक है, विदाउट परस्पेक्टिव, परसेप्टिव, सॉरी परस्पेक्टिव बोलिए, विदाउट परसेप्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेटेजीज एक्सपेक्ट, यानी अगर आप स्ट्रेटेजी को ढंग से, इन्वायरमेंट को स्कैन नहीं करोगे, और कंपनी के एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट को स्कैन नहीं करोगे, द चांसेस आर ग्रेटली इंक्रीज, कह रहा चांसेस आपकी इतनी है कि भाई मैनेजर विल फाइनलाइज स्ट्रेटेजिक गेम प्लान, हम काम वो नहीं करेगा। यानी सिंपल कहने का मतलब है, भाई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ध्यान में नहीं रखोगे, इंटरनल इन्वायरमेंट को ध्यान में नहीं रखोगे, और उसको बिना सोचे समझे स्ट्रेटेजी बनाओगे, तो वो आपकी नहीं चलेगी, ऑब्वियस बात है, नहीं चलेगी। फिर कह रहा है कि द स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बिल्कुल, नॉट इज नॉट विदाउट लिमिटेशन, यानी ये क्या है सर, ये मेरे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की लिमिटेशंस है। कितनी लिमिटेशंस है सर, दो लिमिटेशंस है, आओ जरा समझते हैं ध्यान से मेरे साथ साथ। क्या लिमिटेशन है सर, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की, देखो, सबसे पहले कह रहा है कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और क्लियर चॉइस नहीं होती। सर ये तो हमारे साथ भी था, कि जब हम 12th में थे और पास करने वाले थे, तो हमारे साथ भी बहुत ऑप्शन था कि सीए करें, या रेगुलर कॉलेज करें, या ओपन कॉलेज करें, या सीएस करें, या सीएमए करें, या एमबीए करें, क्या करें सर, बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो एनालाइज तो हमने कर लिया, और जितना एनालाइज करा उतने ऑप्शंस बढ़ते गए, कि एलएलबी कर ले, क्या करें, तो टू मेनी ऑप्शंस, नो क्लियर चॉइस, यानी कि हम ज्यादा एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं और क्लियर चॉइस नहीं हो पाती, तो ये एक लिमिटेशन है। इट प्रोवाइड्स मेनी न्यू आइडियाज, बहुत सारे नए आइडियाज आ जाते हैं, स्ट्रेटेजीज हमें मिल जाती है, बट इट डज नॉट टेल, लेकिन वो ये नहीं बताता कि इसमें से बेस्ट कौन सा है। यानी इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है कि ये ऑप्शंस है, पर बेस्ट कौन सा है वो खुद से ही चूज करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। सम ऑप्शंस में भी कंफ्यूजिंग, बिल्कुल सही, कंफ्यूजिंग होंगे, ओवरलैपिंग यानी एक जैसे ही होंगे, हार्ड टू इम्प्लीमेंट, कि इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये क्या है सर, लिमिटेशन है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की। दूसरा क्या है सर, टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, कि हम एनालिसिस करते रहते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और इतना डिले हो जाता है कि अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो हमें करनी थी, जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नई सर्विस लॉन्च करनी है, हम वो भी नहीं कर पाते। मुझे बताओ, बात समझ आई? दिस कैन अफेक्ट बिजनेस एफिशिएंसी। चल, तो हमने क्या करा सर, हमने यहाँ पे दो बातें क्लियर करी, कौन कौन सी बातें क्लियर करी सर, एक तो हमने पढ़ा यहाँ पे, हमने पढ़ा कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होता है, हमने पढ़ा कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होता है, पॉइंट नंबर वन। और हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, क्या पढ़ा हमने, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है। ठीक है,
ये एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो हमने दोनों बातें पढ़ ली। मुझे बताओ समझ आया कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या है और एनवायरमेंटल स्कैनिंग कहाँ गया? अच्छा, ये एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या है और दूसरा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होता है? मुझे बताओ, क्या आपको मेरी बात समझ आई? मैंने आपको लिखवा भी दिया। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। आओ चलो मेरे साथ-साथ। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं सर? इश्यूज की बात कर रहे हैं। कौन से इश्यूज हमें कंसीडर करने हैं व्हाइल कंसीडर करने हैं फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। आगे लिखो और बिजनेस के इन्वायरमेंट को स्टडी करना ही स्ट्रेटेजिक एनालिसिस होता है। तो जब हम बिजनेस के इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे तो किन पॉइंट्स का, किन बातों का हमें ध्यान रखना है? बात समझ आई? तो ये हमें करना है। ठीक है, चल। यानी कि जब भी हम क्या करेंगे सर, हम अगर बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाते टाइम हम बिजनेस स्ट्रेटेजी या मैं कहूं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करेंगे यानी एनवायरनमेंट को जब हम स्टडी करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखना है? एक बार फिर कम ऑन मेरे साथ साथ कि जब हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करेंगे यानी कि इन्वायरमेंट को जब हम स्कैन करेंगे, चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे? कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। तो वो बातें हमें सीखनी है। आओ चलो, सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि भैया सीए स्टूडेंट साहब मेरे यहां देखिए, स्ट्रेटेजी इवॉल्व होती है ग्रेजुअली। यानी स्ट्रेटेजी जो है ऐसा नहीं है कि एक बार में बन जाती है। स्ट्रेटेजी धीरे धीरे क्या होती है सर? इवॉल्व होती है। तो यानी कि पहला पॉइंट आता है स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व ओवर स्ट्रेटेजी इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली। यानी सिंपल बात समझो, मेरी सिंपल बात समझो। अपने आप को मान के चलो कि आप एक बिजनेस का स्टार्टअप कर रहे हो, और स्टार्टअप अगर आप कर रहे हो सकता है बहुत से बच्चे आप में से हों जो ये सोचे कि हाँ हम स्टार्टअप करेंगे। और मैं एक्चुअली बताऊं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत अच्छा होता है बिजनेस करने के लिए, क्योंकि हमें सारे लॉस की जानकारी होती है, सारे रेगुलेशंस की जानकारी होती है। बस हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट और पिच करने में, इन चीजों में थोड़ा सा हम पीछे हो जाते हैं। तो ये हमारी वीकनेसेस है एक्चुअली में। अगर हम अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें तो ये हमारी वीकनेस होती है कि हम ढंग से पिच नहीं कर पाते अपने आइडियाज को और मार्केटिंग नहीं कर पाते। तो अब क्या है कि अगर आप एक बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो टाइम के साथ साथ इवॉल्व होगी। मतलब सर जैसे हमारी सोच भी टाइम के साथ साथ इवॉल्व होती है, चेंज होती है। हम पहले सोचते थे कि जब हम 10th क्लास में थे कि भाई तू मेरा भाई है, हमारी दोस्ती बड़ी पक्की है। लेकिन क्या हुआ सर, 10th में कुछ लोग निकल लिए या दूसरे स्ट्रीम में चले गए, किसी ने आर्ट्स ले ली, किसी ने साइंस ले ली, हम सर कॉमर्स में आ गए। तो अब उन दोस्तों से जो हमारे भाई होते थे एकदम कट्टर वाले, वो सब अलग हो गए। अब उनसे इतना मिलना जुलना नहीं होता। फिर टाइम के साथ साथ और भी चीजें बदली। तो जिनके लिए हम जीने मरने के लिए तैयार थे, जिनके साथ में जीने मरने की कस्में भी खा चुके हैं, उनसे भी हम नाता तोड़ देते हैं लगभग। फिर सिर्फ दूर की हाय हेलो रह जाती है। तो हमारी सोच भी इवॉल्व होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे ही स्ट्रेटेजी भी इवॉल्व होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जब हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करेंगे, यानी कि क्या करेंगे? स्टडी करेंगे बिजनेस के इन्वायरमेंट को। कम ऑन मेरे साथ साथ, जब हम स्टडी करेंगे बिजनेस के इन्वायरमेंट को तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि एक बार में स्टडी करते ही हम क्या कर लेंगे, एक स्ट्रेटेजी बना लेंगे। स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, देखो पढ़ो मेरे साथ साथ क्या लिखा है। कह रहा है ईच स्ट्रेटेजिक डिसीजन मस्ट बैलेंस द डिफरेंट फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट एंड रिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजी। क्या कहना चाह रहा है कि हर एक स्ट्रेटेजी में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम ऑन मेरे साथ साथ, बैलेंस होना चाहिए। द डिफरेंट फैक्टर्स यानी कि जो हम फैक्टर्स पढ़ेंगे उनके बीच में क्या होना चाहिए? बैलेंस। एक्चुअली में इस चैप्टर में हमें ये फैक्टर्स ही पढ़ने हैं। मेरी बात समझो, हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्कैन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन से फैक्टर्स आते हैं जिनको हम स्टडी करेंगे, ये उन फैक्टर्स की बात कर रहा है और वो फैक्टर्स हमें पढ़ने हैं। वो ही इस पूरे चैप्टर की जान है, वो ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये भी है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है हर एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन में, कम ऑन मेरे साथ साथ, ईच स्ट्रेटेजिक डिसीजन must balance the different factors that impact and restrict
स्ट्रेटेजी, यानी हर एक फैक्टर का इम्पैक्ट पड़ेगा जो कि स्ट्रेटेजी को रिस्ट्रिक्ट करती है। वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, मैं अब अगर मोटा मोटी बता दूं तो वो होते हैं सर, पॉलिटिकल फैक्टर होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, सोशल फैक्टर होते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, और हमें और भी पढ़ना है, इन्वायरमेंटल फैक्टर पढ़ने हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, इनका इम्पैक्ट आता है किस पे, जो हमारी स्ट्रेटेजी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी रोकते हैं हमारी स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए। अब पढ़ो क्या लिखा है। एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस मतलब इन्वायरमेंट की स्टडी करना। कह रहा है कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का, इज टू थिंक अबाउट हाउ डेली डिसीजन कैन अफेक्ट, कम ऑन मेरे साथ साथ, इज टू थिंक how daily decision can affect the future of the business। क्या मतलब है इसका सर? इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का, इज टू थिंक, क्या ये सोचना, हाउ डेली डिसीजन, कि भाई हमारे डेली डिसीजन कैसे अफेक्ट होंगे हमारे फ्यूचर के बिजनेस पे। तो इसका मतलब हम जब धीरे धीरे स्टेप्स लेंगे तभी तो हम क्या करेंगे सर, हम आगे बढ़ेंगे। सर हम लाइफ में भी ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, हम धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। पहले हम सोचते हैं कॉमर्स लेंगे, उसके बाद हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, कॉमर्स की स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, फिर हम सीए इंटर सॉरी फाउंडेशन में एडमिशन लेंगे, फिर फाउंडेशन की हम कोचिंग कंप्लीट करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे, फिर इंटर में जाएंगे, फिर हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं सर कि हम ग्रुप 1 दें या ग्रुप 2 दें। हम सोचते हैं ग्रुप दोनों ग्रुप देंगे और एक बार में फाड़ देंगे, लेकिन पता चलता है सर आईसीआई ने ही हमारी ऐसी तैसी कर दी है और इतनी चीजें हैं। तो हम अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते हैं और हम कहते हैं नहीं, हम ग्रुप 1 या ग्रुप 2 दोनों में से पहले एक देंगे, उसके बाद हम दूसरा ग्रुप देंगे। ऐसे हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो जाती है सर, चेंज भी हो जाती है। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारे डेली डिसीजंस पे। क्योंकि अगर मैं अपना डेली का एक डिसीजन लेके रखूंगा कि मुझे डेली पढ़ना है, तो फिर मैं अच्छे से तैयारी कर पाऊंगा। लेकिन मेरे डेली के डिसीजन ही सही नहीं होते, किसी दिन मैं सोचता हूँ पढ़ना है, किसी दिन दोस्त के साथ चला जाता हूँ, किसी दिन मैं मोबाइल चला लेता हूँ, किसी दिन मैं नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख लेता हूँ। तो ये मेरे डिसीजन इंपैक्ट करते हैं मेरे सीए के फ्यूचर को। सेम ऐसे ही कि बिजनेस के डेली के डिसीजन, कम ऑन मेरे साथ साथ, बिजनेस के डेली के डिसीजन क्या करते हैं सर, इंपैक्ट करते हैं। क्या करते हैं सर, इंपैक्ट करते हैं। किस पे अफेक्ट करते हैं, फ्यूचर डिसीजन पे। किस पे, फ्यूचर डिसीजन पे। आगे पढ़ो, पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। द स्ट्रेटेजी a company is using today is usually the result of many small choices made over a long time। यानी स्ट्रेटेजी जो अभी बनी है वो लॉन्ग टर्म से हमने क्या करा था, छोटे छोटे हमने चॉइसेस अपनी बनाई थी, जिस वजह से आज हमारी जो ये स्ट्रेटेजी बनी है। यानी आज के दिन आपसे अगर पूछे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में हो, सीए इंटर में आप हो, तो आप कहोगे ये ऐसे में सीए इंटर में नहीं आ गया। मैंने शुरू से मेहनत करी, मैंने छठी क्लास के बाद से अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़नी शुरू करी, मैंने अपने बाकी सब्जेक्ट पढ़े, मुझे पता था मुझे कॉमर्स लेनी है, मुझे पता था मुझे फाउंडेशन पढ़ना है, मुझे पता था मुझे इंटर करना है, और मेरे अच्छे नंबर भी आएंगे क्योंकि मैं अपने स्मॉल डिसीजंस अच्छे ले रहा हूं। तो एक बार मेरे साथ साथ दोबारा पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3, कम ऑन। द स्ट्रेटेजी ऑफ अ कंपनी इज यूजिंग टुडे, यानी जो आज हम स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ मैनी स्मॉल चॉइसेस मेड ओवर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, बात समझ आई। पॉइंट नंबर 4, बट समटाइम्स व्हेन द कंपनी वांट्स टू ग्रो फास्ट, लेकिन अगर हमें फास्ट ग्रो करना है तो टॉप मैनेजमेंट में कंप्लीटली चेंज द स्ट्रेटेजी। तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी को कंप्लीटली चेंज भी करना पड़ सकता है। होता है प्रैक्टिकली भी कि भाई हमें लगता है कि नहीं, अभी हम इंडिया में अपना सामान बेचेंगे। लेट सपोज कोई कंपनी है, वो कोल्ड ड्रिंक बना रही है और वो इंडिया में सामान बेच रही है, उसको लगता नहीं है हमें तो ग्रो करना है, हम ऑर्गेनिक कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं जिसमें कोई शुगर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई उसमें कलर नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है जिससे शरीर पे नुकसान हो। तो वो अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि इंडिया में बेचेंगे, लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं, हमें बहुत जल्दी ग्रो करना है, तो अपना प्रोडक्ट वो इंटरनेशनली लॉन्च कर देंगे। तो ये भी स्ट्रेटेजी को वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड किस पे करता है सर, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। यानी कि क्या होता है देखो,
कि समटाइम्स जब कंपनी को लगता है कि हमें क्या करना है सर, फास्ट ग्रो करना है, तो हम अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज भी कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, पॉइंट नंबर 5 पढ़ रहे हैं मेरे साथ साथ, कम ऑन। स्ट्रेटेजी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होती है, ऑब्वियस बात है, बट इट हैज टू बी अपडेटेड व्हेन रिजल्ट बिकम क्लियर। और हमें क्या करना पड़ेगा सर, इसको अपडेट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। यानी पॉइंट नंबर 1 क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं कि हम जब भी एनालाइज करेंगे, क्या करेंगे सर, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करेंगे। किसका एनालिसिस कर रहे हैं सर, बिजनेस के इन्वायरमेंट का। तो किन बातों का हमें ध्यान रखना है, हमें यह ध्यान रखना है कि सर आप एनालिसिस जो करोगे वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। हमें पता है कि सर बिजनेस इन्वायरमेंट या कोई भी इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होता रहता है, और आजकल तो रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन चेंजेस को बार बार ध्यान रखना पड़ेगा, और अपनी स्ट्रेटेजी उस अकॉर्डिंग ही बनानी पड़ेगी। और जो स्ट्रेटेजी आज बनी है वो पिछले टाइम में कुछ लिए हुए डिसीजन से आज हमारी ये स्ट्रेटेजी बनी है। तो ये पहला पॉइंट है कि स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली। पॉइंट नंबर 1 क्या है, स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली। ठीक है, आओ जरा लिख लिया। तो मैंने क्या बताया सर, मैंने आपको ये बताया कि भाई हमें किन बातों का ध्यान रखना है जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे, या मैं कहूं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करेंगे, तो क्या इश्यूज आएंगे। तो 3 टाइप के इश्यूज होते हैं, जिसमें ये है कि देखो सर, जब भी हम स्ट्रेटेजी बनाने बैठेंगे ना, तो क्या होगा, स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सर जैसे क्या होता है कि हमारे स्कूल में या हमारा एक दोस्त है जो कहता है कि मुझे इस लड़की से प्यार है, और उसको हर दिन प्यार हो जाता है नई लड़की से। तो उसकी जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, मसाला लगा रहा हूं, स्ट्रेटेजी है वो इवॉल्व होती है पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि एक दोस्त होता है, वो ये सिखाता है, लिखना मत इसको, एक दोस्त होता है जिसको हर दिन किसी से प्यार हो जाता है, ठीक है, और एक दोस्त ऐसा होता है जो उसको हर दिन गाइड करता रहता है। वो कहता है कि देखो मैं इस बार नहीं पड़ता लड़की वड़की के चक्कर में, लेकिन तू मेरा भाई है, तो मैं तुझे गाइड करता रहूंगा कि भाई ऐसे कर ऐसे कर। यानी ये इसको पहले स्टेप्स बताता रहेगा कि आपको कैसे स्टेप्स लेने हैं, ताकि आगे चल के क्या हो सके, आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो बन सके। यानी आज के दिन जो स्ट्रेटेजी है वो आपके पिछले डिसीजन से मिलके बनी होगी। ठीक है, और ये कौन करता है सर, ये वाला दोस्त गाइड करता है कि भाई ऐसे कर, पहले जाके उसको मैसेज कर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, पहले उसको फॉलो कर, फिर मतलब जो भी करते होंगे, पर कोई ना कोई ऐसा होता है जो ये सब चीजें बताता है। ठीक है ना, रिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, हाँ सर। तो अब क्या होता है सर, फिर एक और दोस्त आता है और वो कहता है अरे भाई ये क्या तुम बेकार की चीजें बता रहे हो, तुम्हें जल्दी आगे बढ़ना है, ऐसे तो तुम हो लिए, इतने में तो कोई और लेके निकल लेगा उसको। तो आप क्या करो, आप अपनी इस स्ट्रेटेजी को चेंज करो। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है सर, जो भी लड़की आपको पसंद है, यानी जिस भी लड़की पे ये ट्राई मार रहे हैं, ठीक है, ये जो है भाई, इसके आपको क्या चेक करने पड़ेंगे, इसका बिहेवियर चेक करना पड़ेगा, पसंद नापसंद चेक करनी पड़ेगी। यानी इसको मैं कह सकता हूं कि ये हो गए मेरे फैक्टर्स, इस पर्सन से रिलेटेड फैक्टर्स। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है, अब आप ढंग से रिलेट कर पाओगे कि ये जो पर्सन जो प्यार में पड़ा हुआ है, इसकी जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे बनी, वो बनी, इवॉल्व हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बाद में जाके ये दोनों मिल गए, और इन दोनों का लप्पा जप्पा, मतलब इन दोनों का प्यार हो गया। ठीक है, मैं खाली मजाक कर रहा हूँ, ये इसको सीरियसली मत लेना, ये इसलिए करा रहा हूँ ताकि ये चीजें याद रहें। क्योंकि देखो सीधी बात है, मैं बुक के तरीके से बताऊंगा तो चीजें भूल जाओगे, मैं ऐसे तरीके से बताऊंगा तो आपके दिमाग में रहेगा। तो मुझे ना चाहते हुए भी मुझे ये सब तरीके यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि सीधी बात है, मुझे आपकी लैंग्वेज में उसको कराना है। तो अब क्या हुआ सर, इसने क्या बनाई सर, इसने जो स्ट्रेटेजी बनाई वो हुई इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मुझे बताओ बात समझ आई। चलो, अब इसमें हमने क्या लिखा, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। सर हमने ये कहा कि देखो, हमें बैलेंस करना पड़ता है किसमें, डिफरेंट फैक्टर्स में। क्या थे सर, इस ये जो इसकी
होने वाली गर्लफ्रेंड थी, उसके फैक्टर्स पसंद-नापसंद उन सबको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है? अच्छा, कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। फिर डेली बिज़नेस के जो डिसीजन हैं, यानी कि सर इसने अपने डिसीजन चेंज करे। पहले ये चिपकी हुई पैंट पहनता था, फिर इसने ढंग की जीन्स पहननी शुरू करी, ढंग की टी-शर्ट पहननी शुरू करी। बाल इसके खड़े-खड़े होते थे, बाल इसने ढंग से बनाने शुरू करे, ठीक है? मुँह पे इसने हल्की-हल्की दाढ़ी रखनी शुरू करी। ये सब चीज़ें इसने शुरू करी। यानी क्या करा, इसने सर अपने डेली बिज़नेस डिसीजन को चेंज करा, जिससे इसके फ्यूचर पे इम्पैक्ट आया। किस पे आया सर? फ्यूचर पे इम्पैक्ट। फिर जो करंट स्ट्रेटेजी होती है बिजनेस की, वो रिजल्ट होती है, यानी आज जो स्ट्रेटेजी है वो रिजल्ट होती है मैनी स्मॉल चॉइसेस, जो भी उसने पहले स्मॉल चॉइसेस उसने लिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड, यानी कि इतने लंबे टाइम से जो उसने चॉइसेस लिए, डिसीजन लिए, उसकी वजह से आज इसकी ये स्ट्रेटेजी बनी और आज ये दोनों क्या है सर? साथ में है। ठीक है? अच्छा, आगे लिखा है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, कंपनी को जल्दी भी चलना होता है, तो इसलिए क्या करती है मैनेजमेंट, अपनी स्ट्रेटेजी को कभी-कभी कंप्लीटली चेंज भी कर लेती है। जैसे दूसरे दोस्त ने बताया कि भैया ये सब तो चलता रहेगा, जाके उससे बात कर, नहीं तो कोई और ही उसको ले जाएगा। आगे स्ट्रेटेजी इन्फ्लुएंस होती है किससे? एक्सपीरियंस से, कि उसने क्या-क्या एक्सपीरियंस करा। क्योंकि सर इसको हर बार प्यार हो जाता है, तो इसको अलग-अलग लड़कियों से चाँटा खाने का एक्सपीरियंस है, ठीक है? बट नीड टू बी अपडेटेड, इस हिसाब से क्या करता है ये? इसको अपडेट करता रहता है टाइम टू टाइम। मुझे बताओ, क्या आपको बात समझ आई? क्या आपको कहानी समझ आई? ठीक है? हो गया हमारा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, 3 पॉइंट है खाली। सबसे पहले देखो, सीए साहब देखिए मेरी बात सुनिए, कह रहे सीए स्टूडेंट को इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर को बैलेंस करके पढ़ाई करनी होती है। यानी कि भाई आप कुछ भी सोचो कि क्लासेस में जाना है और मुझे इस पे क्रश है और मुझे ये डिसीजन लेना है, स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है? पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजी बनाते हो, मानो ना मानो स्ट्रेटेजी बनाते हो। तो मेरे एक दोस्त था, वो भी स्ट्रेटेजी बनाता था। जैसे हम क्लासेस में जाते थे तो वो कहता था कि ये लड़की अच्छी लग रही है, कि इससे बात करनी है। तो अब स्ट्रेटेजी क्या होती है जनरली, कि जाके पहले पूछेंगे, ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया था कि आपने करा है ये क्वेश्चन। पहला मतलब बात तो शुरू करनी है, तो ऐसे बात शुरू करते हैं। फिर क्या होता है कि जो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को भी पता होता है कि भई ये जानबूझ के इसको समझ तो आ गया होगा, टाइम पास के लिए पूछ रहा है। उनको पता चल जाता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि वो क्या जवाब देती है, कि भई उसको इसकी शक्ल अच्छी लग रही है, इसकी बात अच्छी लग रही है, इसका कहने का तरीका अच्छा लग रहा है। तो पॉइंट नंबर 2 ये है कि सर इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर को बैलेंस करना पड़ता है। उसके आस-पास के दोस्तों को देखना पड़ता है, उसकी पसंद-नापसंद देखनी पड़ती है और ये देखना पड़ता है कि और कितने लाइन में लगे हुए हैं। तो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को बैलेंस करना पड़ता है। यानी कि पॉइंट नंबर 2 है सर, बैलेंस कम ऑन मेरे साथ-साथ, बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है? ब्रैकेट में है रिस्ट्रिक्शन एंड अपॉर्च्युनिटीज। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है सर देखो, जब हम अपनी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करेंगे, यानी कि बिजनेस के फैक्टर्स को, एनवायरनमेंट को हम देखेंगे, स्कैन करेंगे, तो क्या होगा? आगे पढ़ो मेरे साथ साथ, कम ऑन। कह रहा है इन रियल लाइफ मेकिंग a strategy means balancing many different and sometimes conflict changes। सर हमें पढ़ाई और प्यार में बैलेंस करना पड़ता है। ये बड़ी दुविधा होती है उन लोगों में जो प्यार में पड़े होते हैं, खासकर अपने पढ़ाई के दौर में, कि सर पढ़ाई करें या बात करें। तो क्या करना पड़ता है सर, कि बैलेंस करना पड़ता है, हमें स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी पड़ती है कि बैलेंस हो किसमें? डिफरेंट एंड समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट चैलेंजेस। कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि भैया तुमने फोन नहीं उठाया, तुमने मैसेज देखा, रिप्लाई नहीं करा, तुम कहते हो कि मैं पढ़ रहा था, तो या पढ़ रही थी, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है सर? बैलेंस करना पड़ता है, कम ऑन मेरे साथ-साथ, बैलेंस करना पड़ता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स को। क्या कह रहा हूँ मैं? मेरे साथ-साथ दोबारा, सर बैलेंस करना पड़ता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स को, जो कि कभी-कभी क्या होते हैं सर, आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ परफेक्ट प्लान दैट फिट्स एवरीथिंग। ये तो हमें पता है, हम 100% प्लान या 100% सक्सेसफुल प्लान हम नहीं बना सकते। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो जरा। मैनेजमेंट मस्ट कंसीडर, कह रहा है मैनेजमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज, इन्फ्लुएंसेस एंड कंस्ट्रेन while टेकिंग अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। अगर हमें स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है,
यानी कि हमें ये सोचना है कि हमें प्यार में पड़ना है या नहीं पड़ना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या इससे मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है, क्या इसमें मेरा फ़ायदा है, किन चीज़ों का मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ेगा, खासकर दोस्तों का पड़ेगा, क्या मेरे घरवाले मानेंगे, यानी कि क्या रुकावटें हैं, कंस्ट्रेंट है, ताकि मैं वो डिसीज़न ले सकूँ। ऐसे ही बिज़नेस में होता है। मुझे बताओ बात समझ आई? तो पॉइंट नंबर 2 ये देयर आर पॉइंट नंबर 2 जो हम कर रहे हैं ना, उसी के में लिखा हुआ है। देयर आर फैक्टर्स ड्राइविंग डिसीजंस सच एज़ एंटरिंग अ न्यू मार्केट। जैसे हम सोचें कि हम नए मार्केट में एंटर करना है, कॉन्करेंटली जैसे मैं आपको बताऊँ Xiaomi जो है, जो एमआई के फ़ोन बेचता है, Xiaomi सबसे पहले क्या करता था, सबसे पहले Xiaomi सस्ते में फ़ोन बेचना शुरू करा। 5,000 6,000 में उसके फ़ोन आते थे और उस रेंज में वो फीचर्स बहुत अच्छे देता था। यानी 5,000 के फ़ोन के अंदर वो 10,000 के फ़ोन के फीचर्स देता था। उसने जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, आप पढ़ना कभी Xiaomi के बारे में। Xiaomi ने जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई ना, वो इस तरीके से बनाई कि उसको पहले मार्केट कैप्चर करनी थी। तो वो सस्ते फ़ोन बनाता था और कम कॉस्ट में ज़्यादा फीचर भी देता था, जिस वजह से लोगों ने बहुत सारे एमआई के फ़ोन खरीदे। होप श्योर आप में से भी शायद किसी ने या आपके माता-पिता ने किसी ने एमआई का फ़ोन पहला लिया हो, Xiaomi का फ़ोन पहले लिया हो। अब Xiaomi ने क्या करा, धीरे-धीरे उसको पता चला कि अब यहाँ पे इंडिया में लोगों की परचेज़िंग पावर बढ़ रही है। लोग जो है ईएमआई पे फ़ोन खरीद रहे हैं, भले ही जेब में या अंडरवियर में 2 छेद भी हों, लेकिन ईएमआई पे फ़ोन खरीदते हैं महँगा वाला, ठीक है? अब ज़रा बात समझो, Xiaomi ने क्या करा, Xiaomi ने अपने फ़ोन को अपग्रेड करना शुरू करा और अपने फ्लैगशिप्स फ़ोन निकालने शुरू करे। आज के टाइम पे अगर आप देखो तो Xiaomi के बहुत अच्छे और बहुत महँगे फ़ोन आते हैं। अब सस्ते फ़ोन वो नहीं बेचता है। और उसने क्या करा, उसने साथ-साथ एक डिसीजन और लिया कि टेक्नोलॉजी मेरा फ़ोन का तो चल ही रहा है, वो बाकी चीज़ों में भी गया। जैसे कि वो स्पीकर बेचना शुरू करा, Xiaomi स्पीकर बेचता है, Xiaomi टीवी बेचता है और Xiaomi और भी इलेक्ट्रॉनिक्स के और भी बहुत सारे सामान वो बेचता है। चाइना में तो और ज़्यादा बेचता है, इंडिया में तो हमें इतने नहीं पता, पर Xiaomi चाइना में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट बेचता है, शायद लैपटॉप भी बेचता है मेरे ख्याल से। तो क्या करा उसने, उसने बैलेंस करा इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को। फिर पॉइंट नंबर 1 एक बार दोबारा पढ़ो मेरे साथ-साथ, कम ऑन। उसने क्या करा, देयर आर फैक्टर्स ड्राइविंग डिसीजन। उसको पता चला कि भैया एनवायरनमेंट में चेंज ऐसा आ रहा है कि इंडिया में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। तो उसने क्या करा, नए मार्केट में घुसा, यानी टीवी बेचना शुरू करा और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचनी उसने शुरू करी। फिर कह रहा है कॉन्करेंटली, कम ऑन मेरे साथ-साथ, कॉन्करेंटली देयर एक्सिस्ट कंस्ट्रेंट, और साथ में क्या आती हैं सर, रुकावटें भी आती हैं, दैट लिमिट द ऑप्शन। क्यों? क्योंकि सर Xiaomi अब टीवी में अब बेचने गया अगर, तो क्या हुआ सर, पहले से ही बहुत सारी कंपनीज टीवी बेच रही थी। ये थी हमारी एलजी हो गया, सैमसंग हो गया और सोनी, सोनी टॉप पे है। उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज थी। वो सब ये क्या करने लगी, पहले से ही बेचती थी। तो ये क्या था, इसके लिए कंस्ट्रेंट था, रुकावट थी कि भई नए मार्केट में आ गए, तो पहले से ही क्या है सर, पहले से ही मार्केट घेर के लोग बैठे हुए हैं, तो पता नहीं हमारा प्रोडक्ट कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, ठीक है? चलो, आगे आओ, पॉइंट नंबर 2, कम ऑन मेरे साथ-साथ। कह रहा है कि दीज़ लिमिटेशंस, यानी कि ये जो लिमिटेशंस होती हैं, अफेक्ट हाउ बिग और स्मॉल, कह रहा है कि ये लिमिटेशंस होती हैं, पॉइंट नंबर 2, कम ऑन। दीज़ लिमिटेशन अफेक्ट करती हैं कि हमारा हाउ बिग और स्मॉल द डिसीजन, यानी हमें मार्केट में क्या बड़े तौर पे घुसना है या छोटे तौर पे, यानी कि बहुत पैसा खर्चा करके घुसना है या अभी सिर्फ धीरे-धीरे करके हमें आगे जाना है, थोड़ा-थोड़ा खर्चा करना है। ठीक है? फिर कह रहा है हाउ रिस्की, अच्छा रिस्की तो होता ही है, आप नए मार्केट में जाओगे या नया काम करोगे तो ऑब्वियस बात है रिस्की होगा। एंड हाउ मच इम्पैक्ट इट मे हैव, और क्या उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा। फिर कह रहा है सम थिंग्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय द कंपनी, कुछ चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, बट अदर्स मे बी आउट ऑफ इट्स हैंड, जैसे कि गवर्नमेंट रूल हो गए, कॉम्पिटिटर के एक्शन हो गए। ऐसे ही टाटा कंपनी जो आज के टाइम पे टाटा मोटर्स जो है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कार्स बनती है। लेकिन आप पढ़ना कभी, जब टाटा कंपनी ने अपनी पहली कार निकाली थी, नैनो की बात नहीं कर रहा, नैनो से पहले जो टाटा कंपनी ने कार निकाली थी, टाटा इंडिका निकाली थी। और इंडिका निकालने के बाद टाटा की वो कार फ्लॉप हो गई थी। फ्लॉप हो गई थी कार।
फिर टाटा ने अपने टाटा मोटर्स को बेचने के लिए गया था, लेकिन उसका मजाक उड़ाया गया। इसके बारे में पढ़ना, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, पढ़ना जरा टाटा मोटर्स की इंडिका जो फ्लॉप हुई और उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई फिर उसको चेंज करने के लिए। तो टाटा अपना तो काम कर ही रहे थे टाटा, लेकिन उन्होंने डाइवर्सिफाई करके नए मार्केट में एंटर करने की कोशिश करी। उस टाइम इंडिया में मारुति ही चलता था, हालांकि उस टाइम सेंट्रो आ गया था, hyundai आ गई थी, और सेंट्रो ने बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर करी थी। फिर भी उसके बाद टाटा ने अपनी कार बनाई और इंडिका लॉन्च करी, जो कि बुरी तरीके से पिट गई। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या करा, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करा। तो बताओ, दो चीजें समझ आ गई। पहला था सर, हम देखो हम पढ़ रहे हैं कि इश्यू टू बी कंसीडर्ड, मेरे साथ साथ कम ऑन, इश्यू टू बी कंसीडर्ड फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। तो पॉइंट नंबर वन था कि स्ट्रेटेजी इवॉल्व होती है टाइम टू टाइम, यानी ग्रेजुअली इवॉल्व होती है, इवॉल्व अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली। दूसरा, सर जब भी हम स्ट्रेटेजी या बिजनेस इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें ध्यान रखने हैं। कम ऑन मेरे साथ साथ, हमें बैलेंस करना है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को। ठीक है, चलो। तो यानी अगला क्या है पॉइंट, देखो क्या कह रहा हूं मैं। कह रहा है सीए स्टूडेंट साहब, अगर इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर में बैलेंस नहीं कर पाए, अगर इंटरनल एक्सटर्नल बैलेंस नहीं कर पाए, तो क्या होगा सर, रिस्क हो जाएगा फेल होने का। यानी कि भाई अगर आपने ढंग से एनालाइज नहीं करा था और लड़की के पास आपका दोस्त चला गया उससे बात करने के लिए और कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो सर रिस्क हो जाएगा कि कल को उसके घर वाले आके पीट दे। यानी पॉइंट नंबर 3 है सर रिस्क। आओ जरा पढ़ो, पॉइंट नंबर 1 पढ़ो। इन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस द प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। हमें इंपॉर्टेंट मतलब हमें बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। यानी मेन बात यह है कि जो मेरे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हैं उसमें बैलेंस होना चाहिए, वाइल आई फॉर्मुलेट और डेवलप माई स्ट्रेटेजी। तो अगर मैं उसमें बैलेंस नहीं बना के रख पाया, मेरी बात समझिए, कम ऑन, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं उनमें बैलेंस बना के नहीं रख पाया तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। और अगर बैलेंस बना के रखूंगा तो उस रिस्क को, क्योंकि रिस्क तो रहेगा, पर उस रिस्क को मैं कम कर सकता हूं। चलो पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। कह रहा है इन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन बैलेंस वाइल प्लानिंग। जब हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं तो इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या करें, बैलेंस करें जब हम प्लान बनाएंगे। बट इन रियल वर्ल्ड मैनी डिफरेंट एंड चेंजिंग फैक्टर्स मेक इट डिफिकल्ट टू कीप द बैलेंस। लेकिन रियल वर्ल्ड में देखो, कहने की बात अलग होती है, दोस्त कहता है अरे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, देखियो तू भाई, तेरा भाई है, देख किसी से डरता नहीं है, अरे आज में तो उसका भाई आ जाए, उसका और भी मतलब ऐसे बातें करते हैं। तो अब क्या है कि भाई बोलना यानी प्लान बनाना और रियलिटी दोनों में बहुत फर्क होता है, आपको पता ही होगा। तो ये कह रहे हैं कि पॉइंट नंबर 3 में कि भैया रियल वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, तो आपको बैलेंस रखना पड़ेगा और ये दिमाग में भी रखना पड़ेगा कि बैलेंस बना रहे। फिर पॉइंट नंबर 4, दीज फैक्टर कैन अफेक्ट बिजनेस इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके से क्या हो सकता है, इनका इंपैक्ट हो सकता है, एंड ब्रिंग डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क, और इससे डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया अपने दोस्त वाले तरीके से, मतलब आपके दोस्त वाले तरीके से। ठीक है, क्या क्या हो सकता है देखो, थिंग्स लाइक कंपटीशन इन मार्केट, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक अप एंड डाउन यानी बूम एंड रिसेशन आ सकता है, न्यू टेक्नोलॉजी आ सकती है, रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज कैसी है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। दैट दैट्स व्हाई वन ऑफ द मेन गोल ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज टू फाइंड पॉसिबल रिस्क और इम्बैलेंसेस एंड अंडरस्टैंड हाउ दे अफेक्ट द कंपनी। ठीक है, इसको जरा मेरे साथ साथ समझो। अभी हो क्या रहा है, अभी ये कहा जा रहा है कि देखो जो पहलगाम पे एक दुखद अटैक हुआ, मतलब जो टूरिस्ट थे उन पे अटैक हुआ, बहुत गलत हुआ। अब उससे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आएगा, ठीक है, मैं उसके टूरिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं एक बड़ी पिक्चर की बात कर रहा हूं। देखो, यूएस ने क्या करा, बहुत सारे टैरिफ लगा दिए चाइना के ऊपर। अब चाइना में क्या है सर, चाइना जो है फैक्ट्री है पूरे वर्ल्ड की, मतलब जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी लगभग 90% चीजें चाइना में बनती है। अब टैरिफ लगने के बाद जब चाइना में माल बनेगा, क्योंकि जो उसमें कंपनीज हैं वो बहुत सारी कंपनी यूएस की ही हैं जो चाइना में अपना माल बनाती है, क्योंकि वो वहां पे उनको सस्ता पड़ता है, जैसे आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेड इन चाइना होती है। और उनको बनाने वाले मतलब उनको पैसा लगाने वाले कौन है, वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यूएस की। अब वो कंपनी चाइना से बाहर निकलेंगी, क्योंकि वहां पे अगर वो माल यूएस में लाएंगे तो उनको टैरिफ लग जाएगा।
तो अब वो क्या कर रही हैं, अब वो कंपनियाँ वहाँ से निकलेंगी। जब निकलेंगी तो किसी ऐसी कंट्री में ही जाएँगी जहाँ पे उनको लेबर, मटीरियल ये सब सस्ता मिले, जो पहले चाइना में मिल रहा था। लेकिन चाइना में टैरिफ लगने के बाद हो गया महँगा। अब वो कहाँ जाएँगी? उनके पास सबसे अच्छा चॉइस है इंडिया, क्योंकि इंडिया में अभी भी लेबर बहुत सस्ती है और यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड भी अब अच्छे खासे हो गए हैं, हम बढ़िया क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं। लेकिन इंडिया में जब ऐसे अटैक होता है और वर्ल्ड में एक पिक्चर जाती है कि यहाँ तो स्टेबिलिटी नहीं है, तो कोई भी बड़ी कंपनी मतलब जो इन्वेस्ट करेगी कम से कम 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ से लेके 2000, 5000 करोड़ रुपए तक भी जो इन्वेस्ट करेगी इंडिया में, वो बहुत बड़ी कंपनी है। वो कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहती इन चीज़ों के लिए। तो उनको जब ये स्ट्रैटेजी बनानी है कि हमें चाइना से निकलना है और चाइना से निकल के हम कहाँ जा सकते हैं? वो बांग्लादेश जा सकते हैं। आपको पता है कपड़े की सारी मार्केट मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश चली गई है। अभी थोड़े टाइम पहले मैं गया था एक जगह वहाँ पे मैंने कपड़े देखे तो वहाँ पे टैग लगा हुआ था मेड इन बांग्लादेश। तो कपड़े मैन्युफैक्चरिंग जो है, वेयरिंग अपैरेल्स कहते हैं जिनको हम, वो बहुत बड़ा बिज़नेस बांग्लादेश ले गया है। वियतनाम बहुत बड़ा जो चाइना से निकला वो ले गया है और थाईलैंड में भी कंपनीज़ चली गई हैं। इंडिया में ज़्यादातर नहीं आ रही हैं या हम उसको हार्नेस नहीं कर पा रहे अपॉर्च्युनिटी को। वो रीज़न एक तो ये हो गया कि स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है? दूसरा यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो इतना डिस्टर्बिंग होता जा रहा है यहाँ पे इन सब चीज़ों को लेके। कभी लैंग्वेज को लेके लड़ाई हो जाती है, हिंदू-मुसलमान तो चलता ही रहता है। और भी चीज़ों पे बहुत दिक्कतें रहती हैं। तो फॉरेनर्स क्या कहते हैं, फॉरेनर्स इंडिया के बारे में कहते हैं कि इंडिया मेस्ड अप है। इंडिया में इतनी सारी चीज़ें हैं और उनको पैसा लगाना है 2000 करोड़, 5000 करोड़, कह रहे हैं हमें टेंशन नहीं लेनी, हमें बिज़नेस शुरू करना है, हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना है। तो क्या है कि भई अगर कोई कंपनी जैसे वहाँ से निकल रही है, तो उसके पास रिस्क है क्योंकि उसने बैलेंस करा। अब वो चाहे इंडिया में आए या बांग्लादेश में जाए या वियतनाम में जाए, उसको उस रिस्क को काउंटर करना पड़ेगा और जो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी है, वो बना के उस कंट्री में जाना पड़ेगा जहाँ उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले। बात समझ आई? तो ये रिस्क का फैक्टर होता है। आओ ज़रा देखते हैं। तो वो ये पूछ रहा है कि भैया कुछ एनालिसिस बता दो कि कैसे करना है, क्या करना है उसके अंदर ये बता दो। ठीक है? मतलब किन चीज़ों पे ध्यान देना है। बात समझ आई? हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि देखिए सर ये है बिज़नेस। क्या है ये? बिज़नेस। अब बिज़नेस अपने आप से तो काम कर नहीं सकता क्योंकि कंपनी ऑर्गनाइज़ेशन इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। इसको चलाने वाले लोग कौन होते हैं सर? इसको चलाने वाले जो लोग होते हैं उनको हम प्यार से मैनेजर्स कहते हैं। और मैनेजर आपको पता है ये 3 टाइप के होते हैं मतलब 3 लेवल पे होते हैं कॉर्पोरेट, बिज़नेस और फंक्शनल। तो मैनेजर जो फ़ॉर्मुलेट करते हैं, जो क्रिएट करते हैं स्ट्रैटेजी को वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है। अब मैनेजमेंट जब स्ट्रैटेजी बनाएँगे, ठीक है? मेरे साथ-साथ मैनेजमेंट जब स्ट्रैटेजी बनाएँगे, तो उनको क्या करना पड़ता है सर? उनको स्कैन करना पड़ता है किसको? एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट कौन से होते हैं सर? एनवायरनमेंट 2 तरीके के होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में भी 2 पार्ट होते हैं, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो, जो हमें पढ़ना है। अब वो कह रहा है कि जब हम इसको स्कैन करेंगे, हम इसको जब स्कैन करेंगे, तो हम कुछ एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है कि हम डीप स्टडी करके कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। तो हम एनवायरनमेंट को जब हम स्कैन करेंगे और उसको एनालाइज़ करेंगे, तो कितने टाइप के एनालिसिस हम करेंगे, ये कह रहा है वो, कि कौन-कौन से एनालिसिस हैं जो हम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप जब एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हो, जैसे इंटर की तैयारी कर रहे हो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की, तो जब आप तैयारी करते हो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की, तो उसमें क्या करते हो? सब सर आप एनालिसिस करते हो। कैसे? सर आप सोचते हो कि भई ग्रुप 1 का एनालिसिस करा, फिर ग्रुप 1 में भी कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है, वो आपने एनालाइज़ करा। फिर आपने ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स को एनालाइज़ करा। यानी एक्चुअली में आपको एग्ज़ाम देके अच्छे नंबरों से पास होना है, लेकिन उससे पहले आप बहुत सारी चीज़ें एनालाइज़ करते हो। कई बच्चे होते हैं जो बिल्कुल भी एनालाइज़ नहीं करते, वो सिर्फ़ अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं, तो वो भी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से ठीक नहीं है।
कहीं न कहीं हमें एनालाइज़ करना ही पड़ता है हर एक सब्जेक्ट को और फिर अपने आप से जुड़े हुए अपॉर्च्युनिटीज़ और वीकनेसेस को। बाहर जो चीज़ें हैं उससे हमें क्या मिलती हैं सॉरी मैं गलत बोल गया। बाहर जो चीज़ें हैं उससे 2 चीज़ें पता चलती हैं कि क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और क्या थ्रेट्स हैं। ये मैं बार-बार क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इस पूरे चैप्टर का निष्कर्ष ही यही है। और हम जब अपना खुद का एनालाइज़ करते हैं तो यहाँ से 2 चीज़ें पता चलती हैं कौन-कौन सी? एक तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है और दूसरी हमारी वीकनेस क्या है। तो इन दोनों को लेके हम एक स्ट्रैटेजी मतलब ये चीज़ें अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ और यहाँ की चीज़ें मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ एंड थ्रेट्स इनको मिला के हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो सिंपल कहने का मतलब है कौन-कौन से एनालिसिस हम करेंगे, कम ऑन मेरे साथ-साथ कौन-कौन से एनालिसिस हम करेंगे जब हम प्लान करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी। तो ये हमें पढ़ना है। आओ ज़रा। हम क्या पढ़ रहे हैं सर? हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं? ये तो हो गया था हमारा। हम पढ़ रहे हैं कि कौन-कौन से एनालिसिस करने हैं, मेरे साथ-साथ, कौन-कौन से एनालिसिस करने हैं, जो बिज़नेस करेगा, जब वो क्या करेगा, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा। देखो, तो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में हमारे पास 2 तरह के एक्सटर्नल सॉरी एनालिसिस होते हैं या एनवायरनमेंट होते हैं। सर, एक एक्सटर्नल एनालिसिस और दूसरा इंटरनल एनालिसिस। आओ ज़रा पढ़ो मेरे साथ-साथ। एक्सटर्नल एनालिसिस में क्या होता है सर, बाहर वाले लोग, जैसे कि कस्टमर एनालिसिस होता है, जिसमें कस्टमर के हम सेगमेंट बनाते हैं, उनको मोटिवेट करना, अनमेट नीड्स यानी कि कौन-कौन सी ज़रूरतें हैं कस्टमर की जो हमें पूरी करनी है। फिर बाहर कौन होता है सर? बाहर हमारा कॉम्पिटिटर भी होता है जिससे चीज़ें हम एनालाइज़ करते हैं कि वो क्या मूव कर रहा है, स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स बनाते हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज़, कल्चर, कॉस्ट एंड स्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें हम कॉम्पिटिटर के लिए करते हैं। फिर मार्केट जो बाहर की मार्केट है मतलब जो मार्केट में हम काम कर रहे हैं उसका एनालाइज़ करना। कि कितनी बड़ी मार्केट है, साइज़ क्या है, कैसे ग्रो कर रही है, क्या प्रॉफिटेबल है, क्या-क्या एंट्री बैरियर्स लगे हुए हैं। और इंटरनल एनालिसिस में क्या होता है? डिटरमिनेंट्स एनालिसिस जैसे कि पास्ट एंड करंट स्ट्रैटेजी। इंटरनल मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही क्या चीज़ें हैं। तो पहले हमारी कौन-सी स्ट्रैटेजी थी, अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम्स क्या-क्या आई पहले हमारी, ऑर्गेनाइजेशन की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या कंस्ट्रेन है मतलब क्या रुकावटें हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ हमारे पास क्या-क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। तो ये सारी क्या करेंगे हम सर, ये सारे एनालिसिस हम करेंगे। मुझे बताओ समझ आया? उसके बाद इंटरनल एनालिसिस में और हम क्या करेंगे? परफॉर्मेंस एनालिसिस मेरे साथ-साथ कम ऑन। परफॉर्मेंस एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी हो गई कि इंटरनली हम कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, सेल्स कितनी कर पा रहे हैं, कस्टमर सैटिस्फैक्शन क्या है, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, रिलेटिव कॉस्ट क्या है और अगर हम नया प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो वो कैसा है और तीसरा हमारा ह्यूमन रिसोर्स कैसा है। मुझे बताओ, बात समझ आई? तो डिटरमिनेंट एनालिसिस क्या होता है? आओ ज़रा बुक में आओ, बुक में देखो, ये रहा। अगर आप देखोगे तो ये पेज नंबर 33 पे है, मिला? तो क्या है सर लिस्ट ऑफ एनालिसिस है जो हम एनालिसिस करेंगे, किस लिए एनालिसिस करेंगे? जब हम बिज़नेस की स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे। ठीक है? तो लिस्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ बिज़नेस अंडरटेक टू प्लान स्ट्रैटेजी इसमें कौन-कौन सा पढ़ा सर हमने? एक तो एक्सटर्नल पढ़ लिया और दूसरा इंटरनल है। तो एक्सटर्नल तो हमने सारा पढ़ लिया। इंटरनल की बात करते हैं। परफॉर्मेंस एनालिसिस में क्या आएगा सर? जैसे कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारी सेल्स कैसी है, कस्टमर सैटिस्फैक्शन क्या है, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, क्वालीफाई है, क्वालिटी मतलब रिलेटिव कॉस्ट हमारी क्या है, न्यू प्रोडक्ट हम कौन-सा मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं और हमारे जो स्टाफ है या हमारे जो वर्कर है वो कैसे हैं। डिटरमिनेंट्स एनालिसिस में मतलब पहले हम क्या सोचते थे, अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम क्या-क्या हमारे पास आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या कंस्ट्रेन है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास क्या-क्या है, पैसा है या नहीं है, कहीं हमने ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर दिया तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल की कमी पड़ गई। हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, ये हम इंटरनल एनालाइज करेंगे। इससे हमें क्या पता चलता है सर? अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स एंड स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटीज। और इंटरनल एनालिसिस से क्या पता चलेगा सर? इंटरनल एनालिसिस से अपनी स्ट्रेंथ पता चलती है, अपनी वीकनेस पता चलती है, अपने साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या रुकावटें आ रही हैं और क्या अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं। मुझे बताओ, बात समझ आई या नहीं आई? देखो क्या लिखा है आगे, कम ऑन।
ऑल इंडस्ट्री आर नॉट द सेम, बिल्कुल सर, सारी इंडस्ट्री सेम नहीं होती। अच्छा, मुझे पहले बताओ ये इंडस्ट्री क्या होता है? क्योंकि आगे हमें पढ़ना है इंडस्ट्री के बारे में। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री का मतलब होता है जब सर सेम टाइप ऑफ बिज़नेसेस, जब सेम टाइप ऑफ बिज़नेसेस की हम बात करते हैं एज़ अ ग्रुप, तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री। जैसे अगर स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग एक इंडस्ट्री है और अभी आपको पता होगा स्टील के ऊपर अच्छा खासा टैरिफ इंडिया ने लगा दिया है। 14% का टैरिफ लगा दिया है एक्सपोर्ट पे टू द चाइना। अब स्टील के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे? स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। इसको और इजी तरीके से समझो तो हम बात करते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री। बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या है सर, जितनी भी पिक्चरें बन रही हैं हमारे मुंबई में खासकर, ठीक है, क्योंकि साउथ में अलग है, वहाँ टॉलीवुड कहते हैं और जो हमारे मुंबई की बात हो रही है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री है। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितनी भी मूवीज बनती हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, हम कहते हैं कि ये एक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम है जिसको हम कहते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री। और बॉलीवुड इंडस्ट्री की आजकल हालत बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि सर देखो सिंपल चीज है कि अगर हम बात करें कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है और उसके बाद वो बिकता है, तो बिकने से क्या है सर, पैसा आता है कंपनी के पास जिससे वो अपने खर्चे पूरे करते हैं और अपना प्रॉफिट भी जमा करते हैं या प्रॉफिट कमाते हैं, जिससे शेयर होल्डर की वेल्थ भी बढ़ती है। अब जरा इशू क्या आ रहा है कि सर मूवीज बन रही हैं, खर्चे बहुत तगड़े हो रहे हैं। 100 करोड़ तो नॉर्मल हो गया आज के टाइम पे कि 100 करोड़ में पिक्चर बनेगी, अच्छा खासा खर्चा हो रहा है। लेकिन जब रेवेन्यू की बात आती है तो लोग पिक्चर ही नहीं देखने जा रहे हैं। अब पिक्चर नहीं देखने जाएंगे तो कोई टिकट नहीं खरीदेगा, पैसा जेब से नहीं दे रहा, जिस वजह से क्या है कि प्रोडक्ट बन के तैयार है। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? मूवी बन के तैयार है पर लोग उसको कंज्यूम नहीं करना चाहते। तो इस वजह से बॉलीवुड की इंडस्ट्री अभी बहुत बुरी हालत में है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें साउथ मूवीज की, साउथ मूवी की इंडस्ट्री वो बहुत अच्छी चल रही है। टॉलीवुड जिसको हम कहते हैं, कॉलीवुड भी है, टॉलीवुड भी है। तो जो साउथ की मूवीज पैन इंडिया में डब होके रिलीज होती हैं, उनका बड़ा अच्छा हाल चलता है। वो लोग बहुत देखने जाते हैं, जैसे केजीएफ देख रहे हैं, पुष्पा 2 आई और भी बहुत सारी मूवीज आती है। तो ये होती है सर इंडस्ट्री। क्या होती है सर? ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो कह रहा है कि हर इंडस्ट्री एक जैसी नहीं होती, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री अलग है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग अलग है और जो खाने की इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री वो अलग है, कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री अलग है, टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री अलग है। तो हर इंडस्ट्री अलग-अलग होती है। दे आर वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ हाउ दे वर्क। ऑब्वियस बात है कि कैसे काम करेगी, क्योंकि देखो सिंपल है ना, जैसा जिसका प्रोडक्ट या सर्विस होगी उस हिसाब से वो काम करेगी। उनका कंपटीशन अलग-अलग होता है। और कह रहा है हाउ मच प्रॉफिट दे कैन मेक इन फ्यूचर। किसी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, किसी इंडस्ट्री में थोड़ा कम मार्जिन रहता है। मुझे बताओ, बात समझ आई? तो कह रहा है कि व्हाट मेक्स वन इंडस्ट्री डिफरेंट फ्रॉम अदर। एक इंडस्ट्री दूसरे से कैसे अलग हो जाती है, इसको खाली हम पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, इट डिपेंड्स ऑन थिंग्स। कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है? कि भाई हाउ बिग द मार्केट, कि भाई उस इंडस्ट्री की मार्केट कितनी बड़ी है और कितनी जल्दी वो ग्रो हो रही है। जैसे अगर हम बात करें टेक इंडस्ट्रीज की, जहां पे टेक्नोलॉजिकल मेड प्रोडक्ट्स होते हैं, मोबाइल फोन हो गया, और टेक्नोलॉजी में देखो कितना चेंजेस आ रहा है कि कुछ भी ऐसी चीज जो आपके काम की है या जो आप यूज करते हो, उन सब में टेक्नोलॉजी आ रही है। जैसे कि पहले हम मोबाइल फोन था कि भाई मोबाइल फोन ने बहुत सारी चीजों को खत्म कर दिया, जैसे लैंडलाइन आज के टाइम पे नॉर्मली बहुत कम रह गए हैं। उसके अलावा घड़ी जो लोग पहनते थे, तो लोगों ने घड़ी पहनना छोड़ दिया क्योंकि मोबाइल में टाइम देख लेते। अलार्म क्लॉक नहीं लेते क्योंकि मोबाइल में अलार्म लग जाता है। फ्लैश लाइट मोबाइल में आ गई है, कैमरा मोबाइल में बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं। तो मोबाइल की वजह से या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गए हैं। तो वो कह रहा है कि कैसे मार्केट ग्रो कर रही है, उसकी कितनी बड़ी मार्केट है, बिग कितनी है मार्केट और कितनी जल्दी ग्रो कर रही है उस इंडस्ट्री की। तो ऐसे एक इंडस्ट्री दूसरी से अलग-अलग होती है। अब मैं ये देख रहा था कि चलो घड़ी लोगों ने छोड़ दी, तो घड़ी में भी टेक्नोलॉजी लेकर आ गए कि स्मार्ट वॉच आ गई है। फिर उन्होंने उसको भी आगे लेके चले गए, कह रहे घड़ी छोड़ो, रिंग जो पहनते हैं हम, रिंग को भी स्मार्ट रिंग बना देंगे। तो रिंग के अंदर भी टेक्नोलॉजी वो लेकर आ गए हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीजें नहीं छोड़ी जा रही जहां टेक्नोलॉजी ना हो। फिर कह रहा है कि हाउ क्विकली टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। ठीक है, वही कि भी टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी चेंज हो रही है। जैसे कि मैं अभी पढ़ रहा था कि अभी गूगल ने एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है
जहाँ पे आप एआई की हेल्प से अपनी एप्लीकेशन बना सकते हो। सिर्फ एआई के प्रॉम्प्ट्स डालिए और एप्लीकेशन आपको बना के एप्लीकेशन दे देगी। एप्लीकेशन अब एप्लीकेशन बना रही है। जैसे रोबोट मूवी अगर आपने देखी हो, तो जो रोबोट होता है, वो खुद अपने रोबोट्स बनाता है। ऐसे अब एप्लीकेशन भी अपनी एप्लीकेशंस बना रही है। तो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे ग्रो हो रही है, चेंज हो रही है। तो कहीं इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है, कहीं इंडस्ट्री में नहीं हो रही है। जैसे अगर हम बात करें हमारे लॉ की इंडस्ट्री या फिर हमारे चार्टर्ड या अकाउंट्स की इंडस्ट्री जो है हमारी, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इतने रैपिड चेंजेस नहीं आ रहे हैं। एआई की जरूरत यहाँ भी पड़ रही है, लेकिन इतने ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे। फिर कह रहा है कि मार्केट, वेदर द मार्केट इज लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल या मतलब ग्लोबल, कि मार्केट कैसी है, कि भाई हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं लोकली बेच रहे हैं, क्या इंडस्ट्री हमारी लोकली है या नेशनल है, पूरे कंट्री में है, या इंटरनेशनल है। हाउ मैनी बायर एंड सेलर, यानी हमारे जो कस्टमर हैं वो कितने हैं, हमारे जो सेलर हैं जिनसे हम माल खरीदते हैं वो कितने हैं, और वो कितने बड़े हैं। तो ये भी इंडस्ट्री को अलग करता है। वेदर प्रोडक्ट आर ऑल द सेम और वेरी डिफरेंट, क्या प्रोडक्ट सब इंडस्ट्री के एक जैसे हैं या अलग अलग है। हाउ मच कॉस्ट कैन बी सेव्ड, कितनी कॉस्ट सेव करी जा सकती है बाय प्रोड्यूसिंग मोर, ज्यादा बनाने पे क्या कॉस्ट हमारी धीरे धीरे कम हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसको आप कॉस्टिंग में भी पढ़ोगे। फिर कह रहा है कि हाउ प्रोडक्ट्स आर सोल्ड, कैसे प्रोडक्ट बिकता है, ऑनलाइन बिकता है, ऑफलाइन बिकता है, या घर घर जाके बिकता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या क्या होते हैं। जैसे मूवीज है, मूवीज को घर जाके थोड़ा ना बेचा जाता है, मूवीज के तो प्रमोशन करा जाता है और लोग खुद आके मूवीज की टिकट्स खरीदते हैं। हाउ मच मनी कस्टमर हैव स्पेंड, कस्टमर कितना पैसा खर्च करता है। फिर कह रहा है हाउ मच हेल्प और सपोर्ट द गवर्नमेंट गिव्स, कि कितना हेल्प जो है गवर्नमेंट देती है। ठीक है, ये इसी के साथ पॉइंट है, ये अलग से नीचे आ गया पर ये पॉइंट इसी के साथ है। उसके बाद ये वाले सारे पॉइंट्स हैं हमारे। ठीक है, ये भी क्या है सर, ये इसी से रिलेटेड है कि एक इंडस्ट्री दूसरे से कैसे अलग होती है। तो एक बार इसको रीड कर लेना, बहुत ईजी है। ठीक है, और इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको एक बार रीड करके छोड़ लेना। चल आगे लिखो। हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे साथ साथ। देखो सर, दो चीजों की बात हो रही है यहाँ पे, कि स्ट्रेटेजी और इन्वायरमेंट, दो चीजों की बात हो रही है, स्ट्रेटेजी और इन्वायरमेंट। ठीक है, अब देखो स्ट्रेटेजी क्या होता है सर, लॉन्ग टर्म प्लान, मेरे साथ साथ कम ऑन। स्ट्रेटेजी क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्लान। दूसरा बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, मेरे साथ साथ कम ऑन सर, बिजनेस इन्वायरमेंट होता है इंटरनल, कहिए मेरे साथ साथ दोहराइए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स बिजनेस डिसीजंस, कॉमा, प्लान्स एंड ऑपरेशंस। ठीक है, अब बात समझो। इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश गोल्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसमें हमारा विजन होता है, मिशन होता है, और गोल्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो जब मुझे गोल्स और ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, अकम्प्लिश करना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए सर, उसके लिए मुझे बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए। बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट। स्ट्रेटेजिस्ट मतलब जो बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाएगा उसको कहते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट। तो वो कौन होता है सर, वो होता है मैनेजमेंट। तो वो क्या करता है सर, पॉलिसीज बनाता है। भाई स्ट्रेटेजी बनाने का मतलब क्या है, पॉलिसी बनाने तो हो गया, और स्ट्रेटेजी बनाता है, कि पॉलिसी बनाना और स्ट्रेटेजी बनाना। मुझे बताओ, बात समझ आई। अब देखो जरा वो कैसे बनाता है। वो इसमें क्या आता है, इसमें बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर को क्या करता है, वो ध्यान रखता है, यानी कंसिस्टिंग या फिर चेकिंग या एनालाइजिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। आओ मेरे साथ साथ एक बार दोबारा समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं सर, रिलेशनशिप है स्ट्रेटेजी, यानी कि स्ट्रेटेजी बनाना, लॉन्ग टर्म प्लान बनाना, पॉलिसीज बनाना, और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशन है। तो स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म प्लान है, कम ऑन, स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म प्लान है। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर है, जो कि अफेक्ट करता है बिजनेस के डिसीजन को, प्लान्स को, ऑपरेशन को। अब जरा अब समझो, अगर कंपनी को अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जिसको हमने क्या नाम दिया, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट ईस्ट ऐसे करके, ठीक है। तो वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा स्ट्रेटेजी, और स्ट्रेटेजी बनाने का मतलब क्या है, पॉलिसीज बनाना। तो फॉर्मुलेट करेगा पॉलिसी। तो जब भी वो ये बनाएगा तो वो ध्यान रखेगा बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को। ठीक है, चलो, तो यानी कि ये स्ट्रेटेजिस्ट है, इसको दोनों चीजों का ध्यान रखना है। किस चीज का, एक तो कंपनी का ध्यान रखना है, यानी जिस कंपनी में वो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन की क्या एबिलिटीज है,
और क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ उसको मिल सकती हैं ऑर्गेनाइज़ेशन में, ठीक है? दूसरा दूसरा क्या है, एनवायरनमेंट में क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं, कि एनवायरनमेंट डायनामिक है, कंटीन्यूअसली इवॉल्व होता है। हमने पढ़ा था कि एनवायरनमेंट जो है कंटीन्यूअसली चेंज होता रहता है। तो स्ट्रैटेजीज़ यानी कि जो बिज़नेस मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट वो क्या करता है, दोनों के बीच में एक इंटरफ़ेस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एक इंटरफ़ेस प्रोवाइड करता है। सर ये फ़ोटो कुछ जानी-पहचानी सी लग रही है, वो इसलिए जानी-पहचानी लग रही है क्योंकि यही तो बनाया है अभी आपने, मैंने यही तो फ़ोटो बनवाई थी आपसे, है ना? चलो। चलो, एक बार फिर से हमने क्या पढ़ा सर, हम कह रहे हैं क्या रिलेशनशिप है स्ट्रेटेजी और बिजनेस एनवायरनमेंट का, या कैसे हेल्प मिलती है किसको, मैनेजमेंट को, जब वो बिजनेस के एनवायरनमेंट को स्कैन करता है ताकि अपनी स्ट्रेटेजी बनाए। तो सर सिंपल है कि ये क्या है सर, ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जो हमारा मैनेजमेंट है वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके बीच में, ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट के बीच में, ठीक है। अब एनवायरनमेंट जो है यहाँ पे लिख लो, एनवायरनमेंट जो है वो हाईली डायनामिक होता है, लिखो हाईली डायनामिक, डायनामिक एंड कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, एनवायरनमेंट को स्टडी करता है, वो एक मैनेजमेंट जो है एक इंटरफेस बनाता है किसमें, ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट चैलेंजेस में, ठीक है। तो अपने गोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज है वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है, और क्या करता है सर, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है। लेकिन साथ-साथ वो कंसीडर करता है किसको, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स को इसको बनाने में। तो यही हेल्प मिलती है खाली। क्योंकि सर बिज़नेस एनवायरनमेंट के साथ उसको कंटीन्यूअसली क्या करना पड़ता है, इंटरैक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सर? इंटरैक्ट करना पड़ता है। ठीक है? चलो, देखो ज़रा, पढ़ो मेरे साथ-साथ क्या लिखा है। जो स्टूडेंट है यानी आप लोग जो हो इंटरैक्ट करते हैं, किससे इंटरैक्ट करते हैं सर, एक तो हमारे सर पे आईसीआई बैठा हुआ है, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सर टीचर होते हैं, यानी हम बीच में है, इधर है आईसीआई और इधर है सर हमारे टीचर। तो हमें जो भी प्रॉब्लम होती है आईसीआई से रिलेटेड या कोई भी चीज़ है पढ़ाई से रिलेटेड, तो हम टीचर से बात करते हैं। टीचर जो है वो बीच में है, वो इंटरैक्ट करता है आईसीआई से क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो मेंबर है आईसीआई का। तो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग अ मेंबर, वो आपको सही गाइडेंस और सही चीज़ें बता सकता है जो इंस्टीट्यूट बताना चाहता है स्टूडेंट्स को। तो आप पढ़ो मेरे साथ-साथ क्या लिखा है। मैं कह रहा हूं कि स्टूडेंट इंटरैक्ट करता है आईसीएआई से टीचर के थ्रू, टीचर के थ्रू, जिससे उसको स्ट्रेंथ मिलती है। क्या मिलती है सर? स्ट्रेंथ मिलती है। एंड स्टूडेंट अपने रिसोर्सेज, स्टूडेंट के पास सबसे कीमती रिसोर्स क्या होता है सर? टाइम होता है। उसको इफेक्टिवली यूज कर पाता है। सर ये कौन है सर? ये है टीचर, ठीक है। पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या लिखा है। देयर इज अ क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन अ बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट। Explain how this interaction helps in strengthening the business firm and using its resources more effectively. आगे पढ़ो क्या लिखा है। This interaction helps in strengthening the business firm and using its resources more effectively. It helps in the business in the following ways. आओ जरा स्टोरी क्या है सर। टीचर है, टीचर इंटरैक्ट करता है किससे? इंस्टीट्यूट से और स्टूडेंट से। और स्टूडेंट का सबसे मेन रिसोर्स क्या है सर? टाइम उसका मेन रिसोर्स है जिसको इफेक्टिवली वो यूज कर पाता है। और उसको क्या मिलती है सर? स्ट्रेंथ मिलती है। क्या मिलती है? स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या बताया, देखो सबसे पहले बीइंग अ स्टूडेंट आपको क्या करना है। स्टूडेंट सर कॉन्टिन्यूसली लर्निंग करेगा। क्या करेगा? कॉन्टिन्यूसली लर्न करेगा। के लिए टीचर के पास जाता है स्टूडेंट। कॉन्टिन्यूअसली आप मेरे पास आए हो किस लिए? लर्न करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट क्या करता है सर? कम ऑन मेरे साथ साथ, स्टूडेंट क्या करता है सर? स्टूडेंट कॉन्टिन्यूअसली लर्निंग के लिए, मेरे साथ साथ कहिए, स्टूडेंट कॉन्टिन्यूअसली लर्निंग के लिए टीचर के पास जाता है। तो पहला पॉइंट है सर कॉन्टिन्यूअसली लर्निंग। और कॉन्टिन्यूअसली जब आप लर्न करते हो, कॉन्टिन्यूअसली जब आप पढ़ाई करते हो, तो आपको मोटिवेशन भी मिलती है कि मुझे ये भी हो गया, मेरा ये कोर्स कवर हो गया, मुझे सर ये भी याद हो गया। तो स्टूडेंट जो है अगर कॉन्टिन्यूअसली लर्न करेगा
कम ऑन मेरे साथ-साथ। स्टूडेंट कंटीन्यूअसली लर्न करेगा तो उसको मोटिवेशन मिलती है। स्टूडेंट आता है टीचर के पास कंटीन्यूअसली लर्न करने के लिए। बताओ बात समझ आई? ठीक है सर, समझ आ गया। सेकंड पॉइंट, स्टूडेंट सर टेस्ट देता है, यानी पढ़ता है पहले टीचर के पास आके, टीचर उसको पढ़ाता है, फिर टेस्ट होता है। टेस्ट में किससे मिलता है? वो टेस्ट में मिलता है अपने कॉम्पिटिटर से। किससे मिलता है सर? अपने कॉम्पिटिटर से मिलता है, यानी कॉम्पिटिटर से मीटिंग होती है उसकी। क्या होती है? कॉम्पिटिटर से मीटिंग होती है। ठीक है? उसके बाद सर, उसके बाद जब वो टेस्ट दे देता है तो टेस्ट में नंबर कम आने पर, टेस्ट में नंबर कम आने पर टीचर क्या करता है सर? अब टीचर डायरेक्शन देता है कि आपको ये गलती आपने करी और आप इसको ठीक करके और ग्रो कर सकते हो। तो टेस्ट में कम नंबर आने पर, कम ऑन मेरे साथ साथ, कम ऑन, टेस्ट में कम नंबर आने पर डायरेक्शन देता है फॉर ग्रोथ। टीचर डायरेक्शन देता है फॉर ग्रोथ। मुझे बताओ बात समझ आई? उसके बाद पॉइंट नंबर 4, सर पॉइंट नंबर 4 है घर जाकर हम फिर अब क्या करते हैं? घर जाकर अपनी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को डिटरमाइन करते हैं। सर हम घर जाकर अपनी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को डिटरमाइन करते हैं, जो हमने टेस्ट दिया, और फिर उसके बाद हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं और अपने रैंक लेकर आते हैं, अच्छे से पढ़ाई करके रैंक लेकर आते हैं, जिससे रिलेटिव एंड पेरेंट्स के सामने क्या होता है सर? इमेज बिल्डिंग होती है। क्या होता है सर? इमेज बिल्डिंग होती है। मुझे बताओ बात समझ आई? एक बार फिर से, कम ऑन, 5 पॉइंट थे। क्या-क्या पॉइंट थे? सर हमारी जो कहानी थी, कहानी ये थी कि टीचर जो है वो इंटरेक्शन करता है स्टूडेंट और आईसीआई के बीच में। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है कंटिन्यूअसली लर्निंग के लिए टीचर के पास जाता है, जिससे उसको मोटिवेशन भी मिलती है, टीचर मोटिवेशन भी देता है। फिर टीचर टेस्ट लेता है। टेस्ट से क्या होता है सर? टेस्ट में सबसे पहले उसको कॉम्पिटिटर मिलते हैं, यानी मीटिंग विद कॉम्पिटिटर्स। फिर क्या होता है सर? जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तो वो टीचर उसको बताता है कि क्या आपको डायरेक्शन देता है कि क्या आपको ग्रो इसमें करना है, क्या और बेटर कर सकते हो। फिर घर जाके आप अपनी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को डिटरमाइन करते हो कि कहाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ, मेरा थ्योरी सब्जेक्ट अच्छा है, मेरा प्रैक्टिकल अच्छा है, मैं लिखने में सही हूँ और मैं जल्दी लिख पाता हूँ, मेरी कैलकुलेशन वीक है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को डिटरमाइन करते हो। फिर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे से पढ़ाई करने के बाद आप रैंक लेकर आते हो, और रैंक लाने की वजह से पेरेंट्स और रिलेटिव के सामने क्या होता है सर? इमेज बिल्डिंग होती है। क्या होता है सर? इमेज बिल्डिंग होती है। ठीक है? मुझे बताओ सारे पॉइंट्स आपको समझ आए या नहीं आए? मतलब याद हो गए ना अभी इसको? कह रहा है कि दिस इंटरेक्शन हेल्प स्ट्रेंथिंग द बिजनेस फर्म। इससे क्या है सर? बिजनेस फर्म को ताकत मिलती है ताकि वो क्या करे? अपने रिसोर्सेस को इफेक्टिवली यूज कर पाए। सबसे पहले क्या था सर? सबसे पहले था कॉन्टिन्यूस लर्निंग। अब जरा समझो इसको, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाते हैं। जो मैनेजर जो है आर मोटिवेटेड टू कॉन्टिन्यूसली अपडेट देयर नॉलेज। क्या करेंगे सर? मोटिवेट होते हैं, कॉन्टिन्यूसली अपडेट देयर नॉलेज, अपने नॉलेज को अपडेट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स टू मीट द प्रिडिक्टेड चेंजेस। अपने स्किल्स डेवलप करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि जो उन्होंने प्रिडिक्शन करी कि ये चीजें हो सकती हैं, उसके लिए पहले से ही तैयारी करके रखना। ठीक है? इन द रियल्म ऑफ बिजनेस। फिर क्या था सर? टेस्ट होता है तो हम अपने कॉम्पिटिटर से मिलते हैं। अब इस पॉइंट को बिजनेस से जोड़ते हैं कि इट हेल्प द बिजनेस टू एनालाइज, क्योंकि कॉम्पिटिटर को क्या करेंगे सर? कॉम्पिटिटर को मार तो सकते नहीं है, हम उसकी स्ट्रेटेजी को एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे सर? स्ट्रेटेजी को एनालाइज करेंगे कि हमारा कॉम्पिटिटर कैसे काम कर रहा है। जैसे अभी इस टाइम पे अगर मैं मोबाइल फोन की बात करूं तो आईफोन और सैमसंग में तगड़ा कंपटीशन है। आईफोन और सैमसंग के आप एड्स भी देखोगे तो उन्होंने एड्स भी ऐसे बना रखी है कि कॉम्पिटिटिव एड होती है। आईफोन बार बार ये दावा करता है कि मेरा जो आईफोन है, वो एप्पल का जो फोन है वो इतना बेटर है, उसकी सिक्योरिटी बहुत बेटर है। और वैसे एक्चुअली में देखा जाए तो उसकी सिक्योरिटी एंड्रॉयड से बेटर ही है, उससे बेटर है। क्योंकि बहुत जगह ऐसा है जहां पे आईफोन जो है वो आपसे परमिशन लेने की बात करता है हर एक एक स्टेप पे। वही एंड्रॉयड एक बार परमिशन लेता है और काम खत्म कर देता है। ठीक है भाई, परमिशन हो गई, एप्लीकेशन को परमिशन दे दी, बात खत्म। तो कॉम्पिटिटर के मूव को एनालाइज करना कि वो क्या करेगा, क्या वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम कर देगा, प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा देगा, कोई नया फीचर ऐड कर देगा, कोई पर्टिकुलरली जूम तो नहीं कर देगा कि चांद तक दिखाई दे रहा है या मार्स भी दिखाई दे जाए।
जिससे क्या है, एक नई चीज़, वो फीचर ऐसा डाल दे कि लोग मेरे प्रोडक्ट को छोड़ के वहाँ चले जाएँ। तो कॉम्पिटिटर के साथ मीट करना, यानी कि कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी को एनालाइज करना एंड फॉर्मुलेट देयर ओन स्ट्रेटेजी, और उसकी स्ट्रेटेजी को एनालाइज करके अपनी स्ट्रेटेजी को बनाना। जैसे कि क्या हुआ था, अगर आप पढ़ोगे तो आप देखना कि एप्पल कंपनी ने, एक बार आप पढ़ना गूगल पे, एप्पल कंपनी ने केस कर दिया था सैमसंग पे केस कर दिया था। क्यों केस कर दिया था? एप्पल कंपनी ने ये कहा कि सैमसंग जो है वो हमारा यूजर इंटरफेस, यूआई जिसको हम कहते हैं, यूजर इंटरफेस, यानी जब आप फोन देखते हो तो फोन में जैसे इंटरफेस चलाने का जो आपको देखा होगा आपने, हर फोन का अलग अलग होता है, एप्पल में अलग है। तो कह रहा है कि यूजर इंटरफेस एप्पल ने क्या करा, हमारा कॉपी कर लिया। ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में ये जजमेंट आई कि हाँ, एप्पल सही कह रहा है कि सैमसंग ने कॉपी करा है एप्पल के फीचर्स को, जिस वजह से सैमसंग ने कई मिलियन डॉलर्स एप्पल को कंपनसेशन में पे करे। ऐसे ही जब एप्पल ने आईफोन बनाया, तो आईफोन में जब उन्होंने उस पे ग्लास लगाया, यानी जो ऊपर ग्लास लगा होता है, उनके पास जो ग्लास नहीं था लगाने के लिए, मतलब ग्लास था लेकिन वो ऐसा ग्लास था कि वो बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो उन्होंने यहाँ प्लास्टिक की स्क्रीन लगाई, ऊपर लगाया प्लास्टिक। अब प्लास्टिक में दिक्कत क्या आई थी, जब पहला फोन लॉन्च करा था उन्होंने आईफोन, तो प्लास्टिक में दिक्कत ये आई कि जब वो फोन चलाएंगे हम, तो प्लास्टिक पे स्क्रैच पड़ जाएंगे। और अगर वो प्लास्टिक की जगह ग्लास लगाते हैं तो एक बार फोन गिरता था और ग्लास पूरा टूट जाता था। तो बड़ी दिक्कत आ रही थी एप्पल कंपनी को कि भाई करे तो क्या करें। वहीं दूसरी ओर सैमसंग जो फोन था लॉन्च अपने कर रहा था, गैलेक्सी वाई और भी जो भी फोन लॉन्च कर रहा था सैमसंग, सैमसंग ने डेवलप कर लिया था गोरिल्ला ग्लास। उसने जो नाम दिया, उसको नाम दिया गोरिल्ला ग्लास। उसने एक ऐसा ग्लास डेवलप कर लिया था जो कि बेंड हो सकता था हल्का हल्का सा, और उसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, ताकतवर भी था, मतलब बहुत ज्यादा ताकत थी कि गिरेगा तो टूटेगा नहीं, और स्क्रैच भी बहुत कम पड़ेंगे, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में स्क्रैच पड़ेंगे। तो अब आईफोन अगर लॉन्च करना है तो क्वालिटी बहुत ज्यादा गिर जाएगी भाई, अगर आपने प्लास्टिक दे दिया और फोन चला रहे कोई, तो खराब इंटरफेस होगा। तो आईफोन ने क्या करा था, फिर सैमसंग ने वो टेक्नोलॉजी, क्योंकि देखो ऐसे नहीं है कि आईफोन उसको डेवलप नहीं कर सकता, एप्पल भी कर सकता है, लेकिन एप्पल को बहुत सारा टाइम और पैसा लगाना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। पैसे की दिक्कत नहीं है, एप्पल के पास खूब पैसा है, पर वो टाइम नहीं था कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उस टाइम उस चीज के लिए इतना पैसा लगाए। तो उसने सैमसंग से वो टेक्नोलॉजी बाय कर ली। तो कॉम्पिटिटर की हमें क्या करना पड़ता है सर, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी हमें देखनी पड़ती है, और अपनी स्ट्रेटेजी, अपने प्रोडक्ट को भी उस हिसाब से चेंज करना पड़ता है। फिर कह रहा है द आइडिया टू फ्लोरिश एंड बीट कंपटीशन। मुझे बताओ, जब मैं स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी जब मैं देखूंगा, तो कंपटीशन को बीट कर सकता हूं या अच्छी अच्छी सर्विस दे सकता हूं जिससे मेरा कॉम्पिटिटर पीछे हो जाए मेरे से, फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस। कह रहे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कवरिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये तो हमें पता है, इज हाईली रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेटेजिस्ट, मतलब मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्डर टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ताकि हम क्या कर सकें, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सके। इसलिए हम इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को क्या करेंगे सर, स्टडी करेंगे, एज वेल एज एंश्योर हाई, और हमें क्या मिलेगा सर, हाई परफॉर्मेंस फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। मुझे बताओ, बात समझ आई? पॉइंट नंबर 3 क्या था सर, जब टेस्ट आता था तो टीचर क्या देता था, डायरेक्शन देता था ग्रोथ के लिए। ऐसे ही जब हम एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, तो आओ जरा मेरे साथ साथ पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कह रहा था इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट अनेबल बिजनेस, बिजनेस को क्या करता है ये सर, करता है, क्षमता देता है, किस चीज की क्षमता देता है, अनेबल द बिजनेस टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ ग्रोथ, ताकि वो ग्रोथ के एरियाज को आइडेंटिफाई कर सके और साथ साथ एक्सपेंशन कर सके। यानी कि एग्जांपल देता हूं कि भाई हम अपने मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे हैं, जिससे मुझे ये पता चला कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी बिक सकता है। अभी ऐसा कोई प्रोडक्ट इंडिया के बाहर इतना नहीं बिक रहा है, तो हमें डायरेक्शन मिलेगी, किसके लिए, ग्रोथ के लिए और एक्सपेंशन के लिए।
ऑफ देयर एक्टिविटीज। वंस द बिजनेस इज अवेयर, अगर बिजनेस एनालाइज करता है और उसको पता चल जाए कि हाँ मुझे बेटर अपॉर्चुनिटीज है, एंड अंडरस्टैंड द चेंजेस हैपनिंग अराउंड इट, कि हमारे आसपास क्या चीजें बदल रही हैं, इट कैन प्लान द स्ट्रेटेजी टू हैव सक्सेसफुल बिजनेस, उस अकॉर्डिंग वो प्लान कर सकता है ताकि अपने बिजनेस को सक्सेस कर सके। मुझे बताओ बात समझ आई? पॉइंट नंबर 4, फिर क्या है सर, हम घर जाके चेक करते हैं अपना पेपर और अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखते हैं। यानी अगर इसको बिजनेस टर्म्स में मैं कन्वर्ट करूं तो मैं कहूंगा कि सर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या इंटरनल इन्वायरमेंट है, उससे हमें अपनी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज की हमारी क्या क्या ताकतें हैं और हमारी क्या क्या कमियां हैं, थ्रेट्स क्या हैं बाहर के, वो हमें पता चलता है। देखो, द इंटरेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स इन्वायरमेंट वुड एक्सप्लेन कि भाई बाहर क्या क्या नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और क्या क्या बाहर खतरे बैठे हुए हैं, ठीक है, टू द बिजनेस। इट हेल्प टू फाइंड न्यू नीड्स, कह रहे कि इससे हमें नई नीड्स पता चलती है कंज्यूमर की, भाई कंज्यूमर और क्या चाहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि शायद 90, पता नहीं शायद 2000 की बात है या 1998 की बात है या 2000 में, मतलब इसी किसी टाइम की बात है। मैगी जो कंपनी है, नेस्ले कंपनी, मैगी ने अपना प्रोडक्ट चेंज कर दिया था, मैगी को चेंज कर दिया था। उसने मैगी में इंटरनेशनली जो चीजें, कुछ इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, कुछ ऐसा उसने चेंज करा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैगी एकदम से ही लोगों ने इतना रिजेक्ट कर दिया उसको। उसने कहा बहुत ही बेकार टेस्ट है, बहुत ही घटिया है, एकदम से उसको बिल्कुल प्योर रिजेक्ट कर दिया। नहीं खाता, लोगों ने खाना छोड़ दिया मैगी, बच्चों ने मैगी खानी छोड़ दी, क्योंकि हमारा टेस्ट नहीं था वैसा। तो मैगी ने क्या करा, अपनी स्ट्रेटेजी जो बनाई उसने उसने सोचा इंटरनेशनली ये वाला जो फ्लेवर है वो बहुत बिकता है, तो क्यों ना इंडिया में भी इंट्रोड्यूस करा जाए। इंडिया में पर्टिकुलरली रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद थोड़े टाइम तक उसने कोशिश करी चलाने की, लेकिन वो नहीं चला। तो नेस्ले ने वापस लेकर आया अपना पुराना प्रोडक्ट। उसने कहा, बकायदा उसने एड्स चलाई कि आपकी पुरानी मैगी वापस आ गई है, कभी सर्च करना गूगल पे। तो भाई क्या क्या कंज्यूमर क्या चाहता है उसको ये पता चलेगा। चेंजेस इन द लॉ, कि भी कानून में क्या बदलाव आ रहे हैं। जैसे आपको पता है कि दिल्ली में अब 2026 के अंदर पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। हालांकि बहुत अजीब सी बात है ये, कि पता नहीं कैसे गवर्नमेंट करेगी और क्या चाहती है, लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत गलत कदम है ये अभी के लिए। फिर कह रहा है कि चेंजेस इन सोशल बिहेवियर, कि लोगों के बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे। सोशल बिहेवियर के लिए प्रॉपर आगे हमें पढ़ना है। एंड टेल व्हाट न्यू प्रोडक्ट्स, और क्या नए प्रोडक्ट द कॉम्पिटिटर आर ब्रिंगिंग, क्या क्या नए प्रोडक्ट वो लेकर आ रहा है इन द मार्केट टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, ठीक है। अच्छा, पांचवा पॉइंट क्या है सर, देखो हम अगर इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे तो इससे हमें मदद मिलेगी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हमें मदद मिलेगी। क्या मदद मिलेगी सर? हमें मदद मिलेगी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है अपनी इंप्रूव कर सकते हैं इमेज। कैसे इमेज इंप्रूव कर सकते हैं? बाय शोइंग देयर सेंसिटिविटी टू द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट पे अपनी सेंसिटिविटी दिखा के इन विच दे ऑपरेट। मतलब सर जैसे एड आती है टाटा नमक, देश का नमक, तो लोगों क्या क्या लगता है कि भाई टाटा नमक हम खा रहे हैं तो ये देश का नमक है, मतलब प्रियोट पेट्रियोटिज्म की, देशभक्ति की एक भावना लेकर आ जाते हैं। तो ऐसे करके वो क्या करते हैं, इमेज बिल्डिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, इन व्यू ऑफ द शॉर्टेज ऑफ पावर, अगर पावर यानी बिजली की कमी है तो कई कंपनी क्या करती हैं, सेटअप करती हैं कैप्टिव पावर प्लांट्स विद द फैक्ट्री टू मीट देयर ओन रिक्वायरमेंट। अपने खुद के पावर प्लांट बनाती है ताकि अपने रिक्वायरमेंट फैक्ट्री की पूरी कर सके। एज वेल एज एक्सटेंड सरप्लस कैपेसिटी इन द विसिनिटी। एक्चुअली मैं आपको ये मैं बताऊं, ये जो है ना, ये कॉपी करा है। एक्चुअली तो ये सारा का सारा मैटर ही आईसीआई ने फॉरेन के ऑथर से कॉपी करा है, अपना नहीं। इसलिए इसमें आपको है ना कभी भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में इंडिया के बहुत बहुत कम आपको कोई एग्जांपल मिलेंगे, जनरली नहीं है। अब ये जो बात इसने कही है ये बड़ी थोड़ी सी मतलब इंडिया में इतनी फॉलो नहीं होती, पर इंटरनेशनली जरा समझो क्या होता है।
जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कंपनी है फेसबुक, मेटा नाम हो गया अब इसका, चैट जीपीटी, अमेज़न, गूगल, ये जितनी टेक जायंट कंपनीज़ हैं, सारी कौन-सी है सर? सारी अमेरिका के अंदर कंपनी है ये। ये सारी जो कंपनियाँ हैं, इन कंपनी के बड़े-बड़े सर्वर रखे होते हैं। आपको पता होगा इन कंपनी में बहुत बड़े-बड़े सर्वर होते हैं, बहुत बड़े-बड़े रूम होते हैं जहाँ पे इनके बहुत बड़े-बड़े सर्वर रखे होते हैं। और कभी आप देखना कि ये सर्वर जो हैं, ये पानी में रखे होते हैं। हाँ, पानी के अंदर डुबो के रखे होते हैं इनको, क्योंकि इनको कॉन्स्टेंटली ठंडा करना पड़ता है, बार-बार इनको ठंडा रखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे इनको पानी में रखना पड़ता है। अब इनको ठंडा रखने के लिए और इनको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, यानी बिजली की ज़रूरत पड़ती है। अब जो बिजली है, ये खुद अपनी जनरेट कर सकते हैं। अब बिजली जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, सोलर से कर सकते हो, जनरली तो हमारे इंडिया में अभी भी बैकवर्ड है, हम कोयले से कर रहे हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो जनरेट करती हैं पावर न्यूक्लियर एनर्जी से, जिसको हम न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर से वो जनरेट करते हैं, ठीक है? जिसको हम न्यूक्लियर वो कहते हैं पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो होते हैं हमारे। अब ये जो कंपनीज़ हैं, आप पढ़ना रिसेंटली है कि फेसबुक, चैट जीपीटी ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स खरीद रहे हैं। क्यों? अपनी पावर की ज़रूरत पूरे करने के लिए। क्योंकि इनके पास अपने जो तरीके हैं, उससे पावर यूज़ नहीं हो पा रही है। अभी चैट जीपीटी के जो ओनर हैं, उसने भी स्टेटमेंट दी थी, मैं पढ़ रहा था न्यूज़ में। उसने कहा कि जैसे लोग चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं, फिर चैट जीपीटी आंसर देता है, तो लास्ट में वो लिख देते हैं थैंक यू। या फिर वो चैट जीपीटी पूछता है कि और कुछ चाहिए? तो लोग कर देते हैं नो। अब वो कह रहा है ये सिर्फ़ थैंक यू और ये नो लिखने में ही ना बहुत सारी पावर यूज़ हो जाती है। मैं अभी पढ़ भी रहा था कि उसमें ये था कि एक प्रॉम्प्ट को जनरेट करने में 200 से 250 एमएल पानी यूज़ करता है चैट जीपीटी। पानी यूज़ होता है वहाँ पे क्योंकि ये सब पानी में सर्वर रखे होते हैं इनके। तो आप ये देखिए कि जब हम चैट जीपीटी, गूगल यूज़ करते हैं तो हम कितना लीटर पानी बर्बाद करते हैं। ये है, ये पढ़ना बहुत पानी इसमें बर्बाद होता है। ठीक है? तो उसने कहा कि भई थैंक यू और नो लिखना बंद कर दो। आपने यूज़ करा, आपको सही लगा, अब आप उसको थैंक यू मत लिखो क्योंकि उस थैंक यू को प्रोसेस करने में भी बहुत पानी खर्च होता है, बहुत पावर खर्च होती है, जो किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपने तो अपना काम उससे करवा लिया है। मुझे बताओ, बात समझ आई? तो वो यही कह रहा है, ये जो बात है ना एक्चुअली में इंडिया में लागू नहीं होती इतनी, पर फॉरेन कंट्रीज़ में, यूएस में बहुत लागू होती है, कि जब पावर की शॉर्टेज होती है, तो वो क्या करती है कंपनी अपना खुद का पावर प्लांट बना लेती है। क्या कर लेती है? अपना खुद का पावर प्लांट बना लेती है। ठीक है? अगर मैं इसी चीज़ को इंडिया के टर्म्स में कहूँ, तो जैसे कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 में बहुत दिक्कतें हो रही थी लोगों को, तो कई कंपनीज़ ऐसी थी, जैसे टाटा कंपनी है और भी बड़ी-बड़ी जो अच्छी कंपनीज़ हैं, जो लोगों की भलाई के लिए काम करती हैं, वो अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए, लोगों के लिए और काम करना शुरू करा। ठीक है? अच्छा, आगे पढ़ो। अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ एनवायरनमेंट कि भाई एनवायरनमेंट की क्या नीड्स हैं, हेल्प टू शोकेस दैट द बिजनेस इज अवेयर एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स। इससे हम ये बता सकते हैं कि भाई कंपनी ये कह रही है कि हम अपने कस्टमर्स की चिंता करते हैं और उनको जो चाहिए उनको हम उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट या सर्विस में चेंज करके देते हैं। इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इमेज एंड हेल्प इट टू प्रॉस्पर एंड विन ओवर द कॉम्पिटिटर। इससे हमारी इमेज बिल्डअप होती है और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता है कस्टमर से, जिससे हम अपने कॉम्पिटिटर से जीत भी सकते हैं। मुझे बताओ, बात समझ आई? ठीक है? चलो, तो बहुत-बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपको पढ़ा के। होप श्योर आपको भी अच्छा लगा होगा। ठीक है? तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में आगे के कॉन्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके अंदर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सीखेंगे, माइक्रो और मैक्रो दोनों। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है? चलो, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने घर वालों को खुश रखिए, पढ़ते रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।